जयपुर राजस्थान। एक बड़ा सा संगमरमर का महल, खूबसूरत और आलीशान। उसके अंदर एक औरत, यही कोई 60 साल के आसपास, चेहरे पर राजसी तेज, आसपास के सभी नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ कांता, यह सामान गाड़ी में रखवाएं, हमें जल्दी निकलना है। तभी सीढ़ियों से एक औरत उतर कर आती है, यही कोई 40 के आसपास। मासा, आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। आप ऐसे भागा दौड़ी करेंगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। वो औरत यानी जयपुर की महारानी तेजस्वी सिंह बोली, बहू हम कैसे टेंशन न ले, आज हमारे लिए इतना खास दिन है जिसका हमने बरसों से सपना देखा है। इतना काम बचा है। वो औरत यानी कि इस महल की बड़ी बहू साक्षी सिंह कहती है, माँ हमारे लिए भी यह दिन इतना ही खास है। आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। दोनों सास बहू मिलके सब सामान नौकरों के हाथों गाड़ी में रखवाने लगती है। आज महल में एक अलग ही रौनक थी। धीरे धीरे सब नाश्ते की टेबल पर आने लगते हैं। हेड चेयर पर राणा सिंह, इस घर के हेड, और जयपुर के महाराजा राणा सिंह। उनके बगल में उनके बड़े बेटे आशुतोष सिंह और उनकी पत्नी साक्षी सिंह, और लेफ्ट साइड में उनके दूसरे बेटे अविनाश सिंह और उनकी पत्नी सुकन्या सिंह बैठी थी। साथ में उनकी बेटी मोनी और बेटा आकाश सिंह। साक्षी सिंह के पास उनकी बेटी मानसी सिंह। राणा सिंह जी कहते हैं, सब यहाँ है, जिनको होना जरूरी है वो कहाँ है, आज तो उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था। तभी एक आवाज आई, हम यहाँ है दादा सा। सबकी नजरें उस तरफ चली गई। सीढ़ियों से एक हैंडसम सा आदमी, दिखने में किसी सुपर मॉडल की पर्सनैलिटी, चेहरे पर गजब का एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग डार्क ऑरा, एक बहुत ही आकर्षक चेहरा। उसपे वो काली डरावनी लाल आंखें, जिनमें एक खौफनाक खामोशी छाई थी। एक कान में ब्लैक डायमंड स्टड्स जो उसके लुक को और खतरनाक बनाता था। ब्लैक कैजुअल ब्लैक पैंट एंड शर्ट में बड़े रोप से चलता हुआ नीचे आया और ठीक राणा जी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसके आते ही डाइनिंग टेबल पर एक अलग ही खामोशी छा गई। तभी तेजस्वी जी, आहार्य आपको पता है ना आज हम सब कहाँ जा रहे हैं? यह सुनते ही आहार्य के हाथ जो जूस को उठाने वाले थे रुक जाते हैं और वो अपनी काली गहरी आंखों से क्यूरियस वे में अपनी दादी सा को देखने लगते हैं। तेजस्वी जी आगे कहती है, हमारा मतलब कि आज हम आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं और आपको भी हमारे साथ चलना है। यह सुनते ही आहार्य के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। एक पल के लिए तो सबकी सांस अटक जाती है। राणा सिंह जी कहते हैं, आहार्य अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, अब आपको शादी करनी पड़ेगी। आप ऑलरेडी 27 साल के हो गए हैं और इस साम्राज्य को उनकी कुंवर रानी सा चाहिए। आपको हमारे दोस्त की पोती से शादी करनी पड़ेगी, यह हमारा आखिरी फैसला है और हम आज ही सिरोही जा रहे हैं अपनी पोता बहू को देखने, और आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। आहार्य कुछ नहीं कहता, बस सबको ठंडी नजरों से देखता है। जिन्होंने उससे बिना पूछे उसकी शादी किसी अनजान लड़की से तय कर दी है, और डाइनिंग टेबल से उठ के सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। राणा सिंह कहते हैं, सब अपना खाना खाइए, उनका बिहेवियर किसी से छुपा नहीं है। सब अपने खाने में लग जाते हैं। आकाश धीरे से अपनी बहन मोनी से बोला, यार भाई सा इतने अकड़ू गुस्सैल है, हम लोग उनको बस डाइनिंग टेबल पर झेल नहीं पाते हैं। होने वाली भाभी सा पूरी लाइफ कैसे झेलेंगी? मोनी कहती है, भाई सा आप सही है, हम तो सोच सोच के ही पागल हो रहे हैं। भाई के साथ पूरी लाइफ कोई कैसे बीता सकता है? वो लड़की जरूर सुपर वुमेन होगी, नहीं वंडर वुमेन। तभी आकाश उसके सर पर टपरी मारते हुए बोला, वंडर वुमेन की सेक्रेटरी, ख्यालों की दुनिया से रियलिटी में जाओ। तभी मानसी दोनों को इशारे में बोली, क्या नया प्लान बना रहे हो आप दोनों, मुझे भी बताओ। आकाश इशारे में बोला, बाद में बताते हैं। राणा सिंह जी की आवाज सबके कानों में पड़ी, डाइनिंग टेबल पर हमें बातें पसंद नहीं, शायद आप लोगों को सजा मिले, काफी समय हो गया। तीनों मुंह नीचे करके अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं।
ऊपर आहार्य के कमरे में आहार्य शावर के नीचे गुस्से से खड़ा था, शायद अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। पानी में भीगता उसका कसा बदन, उसके एट पैक एब्स माथे पर बिखरे उसके गीले सिल्की बाल, एक कान में ब्लैक डायमंड स्टड्स जो पानी से और ज्यादा शाइन कर रहा था। वो अपने हाथ दीवार पर लगातार मारते हुए बोला, क्यों क्यों आप लोग नहीं समझते, हमें शादी नहीं करनी, हम नहीं चाहते। हमारे गुस्से से हम किसी बेगुनाह की लाइफ खराब कर दे, हम नहीं आने दे सकते अपनी इस ब्लैक एंड व्हाइटर लाइफ में किसी को। हमारे इतने दुश्मन हैं जो यह घात लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो हमें मौत के घाट उतार दे, और हमें नहीं रखनी कोई कमजोरी अपनी जो हमें कमजोर कर सके, हमें नहीं बंधना इस बंधन में। हमने उन्हें अपनी आंखों से सामने मारते हुए देखा है। अब हम किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, किसी से भी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का डोर ओपन होता है और आहार्य एक ब्लैक टॉवल अपने सेक्सी कमर पर रैप करके बाहर आता है और क्लोसेट में चला जाता है। कुछ देर बाद वो ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक पैंट, हाथ में ब्लैक ओवरकोट लेकर बाहर आता है। मिरर में खुद को देखता है, आंखें अभी भी आग बरसा रही थी गुस्से से, फिर भी वो अपने दादा सा का कहा नहीं टाल सकता था, उसे वहां जाना ही होगा। अपने बालों को सेट करता है और वॉच पहन के अपना फोन एंड कोट लेकर नीचे चला जाता है। नीचे सब उसी का इंतजार कर रहे थे, उसके आते ही सब कार में जाके बैठ जाते हैं। आहार्य भी अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और गाड़ियों का काफिला अपनी मंजिल यानी कि आहार्य की कुंवर रानी सा के पास निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सिरोही राजस्थान, एक आलीशान महल जो पुश्तैनी था। वहाँ बहुत ही खुशी भरा माहौल था, हो भी क्यों ना आज इस घर की इकलौती राजकुमारी का रिश्ता जो होने वाला था। आलीशान हॉल में भवानी सिंह राजपूत, जो कि इस हवेली के मुखिया और सिरोही के राजा थे, वो अपने परिवार सहित हॉल में बैठ के अपने जिगरी यार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिससे आज उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। उन्हीं के पास उनका बेटा शिवराज सिंह राजपूत और पोता शिवाय सिंह राजपूत बैठे थे। शिवराज जी ने अपने बाबा सा को इतना बेसर्ब देखा तो हंसते हुए बोले, बाबा सा आते ही होंगे वो लोग, आप सब्र रखिए। शिवाय के चेहरे पर नाखुशी के भाव थे, वो अपने दादा और बाबा सा से कहता है, आप लोगों को उनकी शादी की इतनी जल्दी क्या है, वो घर वो इतनी छोटी है, आप उनकी जगह कीर्ति का रिश्ता क्यों नहीं कर देते अपने दोस्त के पोते से। यह सुनके भवानी सिंह के चेहरे पर एक घबराहट और न खुशी के भाव आ गए और उन्होंने तेज से कहा, इस घर के कर्ता धर्ता हम हैं, आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं जो हमारे फैसला के खिलाफ जा सके। उनकी शादी करनी जरूरी है, क्यों यह किसी से छुपा नहीं है। यह बात सुनके शिवाय भी चुप हो जाता है और किसी सोच में गुम हो जाता है। तभी वहां एक अधेड़ उम्र की लेकिन खूबसूरत, जिसने राजपूतानी पोशाक पहन रखी थी, और उन्हीं के साथ दो और औरतें जिन्होंने सुंदर बनारसी साड़ी पहनी थी, यह कोई और नहीं भवानी राजपूत की धर्म पत्नी रोहिणी सिंह राजपूत है और उनकी बहू मेघा और बेटी सौदामिनी सिंह थी। रोहिणी सिंह जी बोली, कब तक पहुँचेंगे वो लोग। कुछ बात हुए उनकी बात पर शिवराज जी बोले, माँ बस आते ही होंगे, अभी हमारी बात हुई है। सारी औरतें फिर घर के नौकरों को इंस्ट्रक्शन देने लगती ही जो महल को सजा रहे थे। महल के सेकंड फ्लोर पर एक कमरा जो दिखने में किसी फेरीटेल जैसा था, जैसे उसे किसी महलों की राजकुमारी के लिए बनाया गया हो, वहीं पर एक लड़की अपने से उम्र में थोड़ी बड़ी लड़की की गोद में सर रख कर सिसक रही थी। वो लड़की कहती है, प्रेगती भाभी, हमें यह शादी नहीं करनी, हम घर में सबसे छोटे हैं और अभी तो हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली थी। दादा सा हमारी शादी इतनी जल्दी क्यों करा रहे हैं। यह कह के वो और ज्यादा सिसकने लगती है। उसकी भाभी यानी प्रगति उसका चेहरा अपने गोद से उठा उसके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों में समेट के कहती है, इत्ती, वो हमारे बड़े हैं, जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे, तुम अब यह रोना धोना छोड़ो और जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। सिरोही। इत्ती का कमरा।
इत्ती सुबकते हुए अपनी भाभी माँ की गोद से उठती है और वॉशरूम चली जाती है। प्रेगती एक गहरी सांस लेकर इत्ती के लिए कपड़े निकालने लगती है। कुछ देर बाद इत्ती वॉशरूम से बाहर आती है। उसने एक वाइन कलर का बाथरोब रैप कर रखा था जिसमें वो एकदम जैस्मिन के फ्लावर्स जैसी लग रही थी। प्रगति उसको कपड़े देती है और चेंज करने का बोलती है। कपड़े देखकर इत्ती का मुंह बुरी तरीके से बन जाता है क्योंकि वो एक अनारकली व्हाइट चिकन करी सूट था। उसे ऐसे ताम झाम वाली चीजें बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसे सिंपल एंड कॉम्फी क्लोथ्स ज्यादा पसंद थे। उसकी शक्ल देखकर प्रेगरी हंसती हुई कहती है, इत्ती आपको यह पहनना पड़ेगा, दादी सा ने दिया है। यह सब सुनकर तो इत्ती गुस्से में फूल कर और गुब्बारा हो गई और रूठी हुई आवाज में बोली, हाँ शादी भी हम ही करे, ऐसे ताम झाम भी हम करे। हमें सब पता है, हमने बचपन से आज तक जितनी भी शैतानियां की है उसको आप लोग एक साथ हमसे बदला ले रहे हो। यह कहके वो रूठे हुए बच्चे की तरह उस ड्रेस को लेकर पर पटकते हुए क्लोसेट रूम में चली जाती है। उसकी इतनी क्यूट हरकत पर प्रेगती को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। इत्ती क्लोसेट से चिल्लाकर, आपको बहुत हंसी आ रही है, भाई सा से कहके आपको मायके भिजवाना पड़ेगा, तब याद करती रहेंगी आप हमें और भाई सा दोनों को। कुछ देर बाद इत्ती क्लोसेट से बाहर आती है। प्रेगती की नज़र जब उस पर जाती है तो एक सेकंड तो वो उससे नज़र ही नहीं हटा पाती है। व्हाइट चिकनकारी सूट में 19 साल की टीनेजर इत्ती बिल्कुल व्हाइट फेरी जैसी लग रही थी। प्रेगती उसको ड्रेसिंग के आगे बैठती है और उसकी लंबे ब्राउन वेवी हेयर्स जो कि उसकी कमर के नीचे तक थे उसकी ड्रायर से सुखाकर खुला छोड़ देती है और उसकी बड़े बड़ी भूरी आंखों पर काजल और बड़ बड़ी पलकों पर मशकरा लगा देती है जिससे उसकी कजरारी आंखें और भी ज्यादा दिलकश लगने लगती है। उसके प्लम्पी रेड चेरी जैसे लिप्स पर हल्का सा रेड टिंट जिससे उसके रोसी लिप्स और ज्यादा शाइन कर रहे थे। माथे पर वाइट स्टोन बिंदी जो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और साइड में दुपट्टा पिन अप कर देती है जो कि लाल रंग का था। प्रेगती एक बार इत्ती को जी भर के निहारती है। लग ही रही थी वो बला की खूबसूरत, छोटा सा प्यारा सा गोल चेहरा जो मलाई जैसा सॉफ्ट था, उसपे उसकी वो केसरी रंगत ऐसा लगता था दूध में किसी ने केसर मिला दिया हो। ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, हल्की सी चबी सी क्यूट सी प्यारी सी लड़की थी इत्ती जिसके गालों पर पड़ते डिम्पल उसको और क्यूट बनाते थे। इत्ती अपने आप को एक बाप मिरर में देखती है और उसके होठों पर दिलकश मुस्कान बिखर जाती है और वो एक आई विंक करके खुद से कहती है, नॉट बैड इत्ती। प्रेगती उसके सिर पर मार कर, अभी तो रो रही थी, यह नहीं पहनना। इस पर इत्ती कहती है, ओहो भाभी सा, भला कौन लड़की खूबसूरत देखने के बाद खुद को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, और मैं तो हूँ ही इतनी प्यारी। और हंसने लगती है। इसी के साथ साथ प्रेगती भी। नीचे हॉल में सब आपस में बात कर ही रहे थे कि एक के बाद एक गाड़ियां की आवाज आने लगती है। एक बॉडीगार्ड आता है और सर झुकाकर, राजा सा सभी मेहमान आ गई है। भवानी सिंह यह सुनके अपनी लाठी लेकर खड़े होते हैं और बाहर जाते हैं। उन्हीं के साथ साथ शिवराज जी और शिवाय भी। सभी औरतें वेलकम की तैयारी करने चली जाती हैं। बाहर एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला आकार महल के बाहर आकर रुकता है और पहले बॉडीगार्ड कार से निकलकर एक लाइन में खड़े होके अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और एक बॉडीगार्ड आगे आकर एक कार का दरवाजा खोलता है और उसमें से राणा सा और उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे और बहुएं बाहर निकलते हैं और दूसरी गाड़ी से आकाश, मोनी, मानसी एक दूसरे से किसी बात पर बहस करते हुए निकलते हैं। राणा सिंह जी उन तीनों को अपनी तीखी निगाहों से देखते हैं जैसे कि रहे हो बिहेव। तीनों डर के मारे सर झुका लेते हैं। आखिर में एक बॉडीगार्ड एक पोर्श कार का गेट खोलता है और साइड में खड़ा होकर सर झुका लेता है। उसमें से आहार्य सिंह आंखों पर ब्लैक शेड्स एंड अपने कोट के बटन को बंद करते हुए अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बाहर आते हैं। सबकी नजर उस पर ठहर जाती है। भवानी सिंह जी और शिवराज सिंह जी की आंखों में उसके लिए गर्व था।
शिवाय के चेहरे पर इस शादी के लिए नाखुशी थी, फिर भी वो चुप रहता है। भवानी सिंह जी और राणा सिंह की एक दूसरे को गर्म जोशी से गले लगाते हैं और कहते हैं, स्वागत है मेरे यार और होने वाले समधी जी। इसी के साथ सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सब मिलकर अंदर आते हैं। रोहिणी सिंह जी सबकी आरती करती है। आहार्य को इन सब से इरिटेशन हो रही थी, बट वो अपने से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो यह सब टॉलरेट करता है। सब हॉल में आकर बैठ जाते हैं। सबके चेहरे पर खुशी एक्साइटमेंट थी, शिवाय आहार्य के। वो सिंगल सीटर सोफा पर बैठ के अपने फोन में मेल्स चेक कर रहा था। उसे दुनिया जहां की गॉसिप से कोई मतलब नहीं था और तीन तिगाड़ा की आंखों में तो अपनी होने वाली भाभी को देखने की एक्साइटमेंट थी। रोहिणी जी अपनी बहू के कान में बोलती है, बहू जाइए, जाकर इत्ती को ले आइए। मेघा जी सिर हिलाकर ऊपर इत्ती के कमरे की तरफ चली जाती है। जब वो इत्ती के कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो चौंक जाती है। इत्ती का रूम। मेघा जी जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है, चौंक जाती है। उनके सामने इत्ती खिड़की पर अकेली बैठी चॉकलेट खा रखी थी, जिसको उसने अपने होठों के आसपास भी लगा लिया था, और खिड़की पर बेडशीट लटकी हुई थी। मेघा जी जल्दी से इत्ती के पास जाकर, इत्ती बेटा, यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? और बेडशीट की तरफ देखकर जो खिड़की से लटकी थी, यह सब क्या है? इत्ती चॉकलेट खाते हुए कैजुअली, वो मासा, मैंने यह एक नोवेल में पढ़ा था, उसमें ऐसे ही जब लड़की के घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी कराते हैं तो वो ऐसे ही भाग जाती है खिड़की से कूदकर। मेघा जी इत्ती को घूर कर देखती है। इत्ती सकपका जाती है और फिर उदास होते हुए कहती है, नोवेल में तो कितना इजी लग रहा था, बट रियल में कितना टफ है। अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊंगी तो पक्का मेरी टांगे टूट जाएगी, इसलिए मैंने यह प्लान ड्रॉप कर दिया। कितनी इंटेलिजेंट हूँ ना मैं, यह कह के मासूम सा फेस बना लेती है और अपनी आईज ब्लिंक करने लगती है और सोचने लगती है, कुछ देर पहले जब प्रेक्ति अपने रूम में फ्रेश होने गई थी तो इत्ती के दिमाग में एक खुराफात आई कि जैसे स्टोरीज और नॉवेल्स में होता है कि हीरोइन अपनी शादी से बचने के लिए खिड़की से नीचे कूद कर भाग जाती है। यह सोचते ही वो बहुत एक्साइटेड हो गई और बेडशीट को एज रोप यूज किया, लेकिन जब उसने खिड़की से नीचे तक की ऊंचाई देखी तो उसकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने मुंह बनाते हुए सोचा कि गिरने से अच्छा तो शादी वाला प्लान है, और वही खड़ी होके खुन्नस से अपनी फेवरेट चॉकलेट खाने लगी। मेघा जी जब उसके मासूम से फेस को देखती है तो उनका दिल पिघलता हुआ सा महसूस होता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसके कान खींच कर कहती है, कितनी बार कहा है तुमसे ऐसे ऊट पटांग नॉवेल्स मत पढ़ा करो। इसी के साथ इत्ती अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती और अपने कान छुड़वाते हुए मुंह फूला कर बोली, मासा, आप सब मिलकर हम पर जुल्म कर रहे हैं, आप भी जालिम सास की तरह हमें परेशान कर रही है। हम किसी से बात नहीं करेंगे। यह कह के वो अपने क्वीन साइज बेड पर जिद्दी बच्चे की तरह पसर जाती है। मेघा जी हंसते हुई टिश्यू लेकर उसके फेस को साफ करती है और उसकी नजर उतार कर, बहुत प्यारी लग रही है हमारी बच्ची, चलो अब नीचे लड़के वाले आ गए हैं। यह सुनकर इत्ती एकदम से अलर्ट हो जाती है और अपना डिटेक्टिव दिमाग लगाते हुए कहती है, कहीं आप सब मिलकर हमारी शादी किसी बूढ़े राजा से तो नहीं करा रहे हो? फिर खुद से जवाब देते हुए, अगर ऐसा हुआ तो हम हमारे फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाएंगे? और उनके सौतेले बच्चे जो उम्र में हमसे भी बड़े होंगे हमें माँ सा कहेंगे। इसी के साथ उसे अपनी सहेलियों का चेहरा दिखता है जो उसके ऊपर हंस रही थी। इसी के साथ वो तेजी से चिल्लाती है, नहीं नहीं, हमें बुद्धा नहीं चाहिए। और मेघा जी का हाथ पकड़कर, मासा, हम अब से कोई शैतानी नहीं करेंगे, हमें बूढ़े से शादी नहीं करनी। मेघा जी को अपनी ड्रामेबाज बेटी की इन सब ड्रामेबाजी की आदत थी। वो उसके सर पर चपत मारते हुए, फालतू की चीजें पढ़ना बंद कर दो, पता नहीं खुद में क्या क्या इमेजिन कर लेती हो। चलो अब नीचे। इतनी देर में प्रेक्ति भी आ जाती है और दोनों मिलकर इत्ती को नीचे ले जाते हैं।
सीढ़ियों से होते हुए वो लोग नीचे आते हैं। पायल की आवाज सुनकर सब लोग की निगाह ऊपर की ओर उठ जाती है और सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। आहार्य, जो कि अपने फोन में देख रहा था, न चाहते हुए भी उसकी नजर भी उस ओर चली जाती है और सबसे पहले उसे इत्ती के प्लम्पी लिप्स दिखते हैं। उसके मन में एक ख्याल आता है, चेरी। और फिर वो उससे अपनी नजरें फेर कर वापस अपने फोन में देखने लगता है। इतनी नजरें झुकाए चल रही थी, जो कि उसके पर्सनालिटी की विपरीत था। नॉर्मल डेज में वो उछलती हुई आती और अपने दादा सा की पीठ पर लटक जाती, लेकिन मासा ने उसको सबके सामने कैसे पेश आना है यह ऊपर समझा दिया था कि हाउ टू लुक संस्कारी व्हेन यू आर नॉट। इतनी इसी को फॉलो कर रही थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वो एक एलियन है, तभी सब उसे घूर घूर के देख रहे हैं। तीनों हाल में सोफा के पास आते हैं। खुराफाती इतनी सोचती कि क्यों ना मैं एक बार चुपके से सबको देख लूं। वो अपने एक आंख उठा के हल्की नजर से ऊपर देखती है तो उसकी नजरें सीधे सामने बैठे आहार्य की नजरों से जा मिलती है, जो इस वक्त उसे ही आंखों में इंटेंसिटी लिए और अपने स्टेट फेस के साथ देख रहा था। इत्ती अपने सामने बैठे डरवाने ऑरा वाले आदमी और उसके एक्सप्रेशना देख डर जाती है और जल्दी से अपनी भाभी माँ के पीछे छुप जाती है। उसके इस एक्शन से आहार्य की नजरें उस पर और तीखी हो जाती है और वो उसे अपने स्ट्रेट फेस के साथ देखकर मन में सोचता है, यह पिद्दी सी लड़की मुझे देखकर रिएक्ट तो ऐसे कर रही है जैसे मैं कोई राक्षस हूँ, और उसे घूरने लगता है। लेकिन कहीं न कहीं इत्ती की इतनी क्यूट हरकत उसके सोए हुए बेजान दिल की गहराइयों में उतर गई थी। लेकिन फिर वो उससे नजरें फेर कर अपने फोन में देखने लगता है। इत्ती जब प्रेक्ति के पीछे से अपना हल्का सा सिर निकाल के देखती है कि अब वो उसे नहीं देख रहा है तो वो चैन की सांस लेती है। इत्ती की इतने क्यूट जेस्चर से सबके चेहरे पर हंसी खिल जाती है। लेकिन तीन तिगाड़ा के मन में तो यह चल रहा था कि उनकी भाभी तो अभी एक छोटी सी बच्ची है जो भाई सा को देखकर ही डर गई। उनके साथ पूरी लाइफ कैसे रहेंगी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक साथ सिर हिला देते हैं, जैसे कह रहे हो जो मैं सोच रहा रही हूँ तुम भी वही सोच रहे हो ना। राणा सा तीनों की तरफ तीखी निगाह से देखते हैं और अपनी नजरों से ही वार्न करते हैं कि बिहेव। तीनों उनकी वार्निंग समझते हुए सर झुका लेते हैं। मेघा जी और प्रेक्ति इत्ती को सोफा पर लाकर बिठाते हैं। इत्ती तो आहार्य की नजरों से ही इतना डर गई थी कि वो सर झुका के चुपचाप एक कोने में खिसक कर बैठ गई। रोहिणी जी सबसे इत्ती को मिलवाते हुए कहती है, यह है हमारे घर की और सिरोही की राजकुमारी इत्ती सिंह राजपूत। यह सुनकर आकाश के मुंह से अचानक निकलता है, तो इनका नाम इत्ती है, तभी तो यह इत्ती सी है, छोटी सी भाभी सा। यह सुन के सबकी नजर आकाश पर चली जाती है और राणा सा तो बस अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसको घूरते हैं। अगर वो घर पर होते तो अब तक आकाश को अपनी लाठी का स्वाद चखा चुके होते। आकाश सबको अपनी तरफ देखता पाकर सकपका जाता है। लेकिन इत्ती वो तो गुस्से से फूल जाती है। उसे बचपन से अपना नाम नहीं पसंद था। वो ताव में खड़ी होती है और अपनी कमर पर हाथ रखकर आकाश को देखकर कहती है, आप ऐसे हमें इत्ती सी भाभी सा नहीं कह सकते हैं, हम पूरे 19 साल के हैं। और फिर अपने घर वालों को गुस्से से घूरती है जैसे कह रही हो, देखा आप सबने, यह भी हमारा मजाक बना रहे हैं। इस टाइम तो एकदम क्यूट लिटिल टाइग्रेस लग रही थी जो आकाश को अपना पंजा मारकर उसको सबक सिखाएगी। सब उसको देखने लगे। आहार्य की नजरें भी उस पर टिक गई। इस टाइम उसे अपनी सामने खड़ी यह पिद्दी सी लड़की बहुत एंटरटेनिंग लग रही थी। जब इत्ती ने आहार्य और बाकी सबको अपनी तरफ देखता पाया तो छोटी टाइग्रेस भीगी बिल्ली बनकर सोफा के कोने में चिपक कर बैठ गई। उसकी इस हरकत से तो आहार्य के फेस पर भी एक ना दिखने वाली स्माइल आ गई।
जिसे उसने अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के पीछे छिपा लिया। लेकिन 3 लोगों को तो जैसे सदमा लग गया। वो थे आकाश, मोनी, मानसी। उन्होंने पहली बार अपने भाई सा को स्माइल करते देखा था। उन तीनों की नजरें एक दूसरे से मिली और उन्होंने हाँ मैं सर हिला दिया, जैसे एक दूसरे की कंफर्मेशन ले रहे हो। रोहिणी जी बात घुमाने के लिए इत्ती को चाय का कप देती है। आहार्य को देने के लिए इत्ती उन्हें मासूम नजरों से देखती है, जैसे कह रही हो मुझे नहीं जाना उस डेंजरस इंसान के पास। रोहिणी जी उसे आंखें दिखाते हैं। इतनी हिम्मत करके वो कप लेकर अपनी नजरें झुकाते हुए आहार्य के पास धीरे कदमों से जाती है। उसके हाथ भी कांप रहे थे। आहार्य का ध्यान तो फोन पर था, पर वो उसके हर एक्शन को नोटिस कर रहा था। लेकिन तभी इत्ती का पैर उसके दुपट्टे में फंस जाता है और उसके हाथ से चाय का कप छूटकर आगे इत्ती का पैर उसके दुपट्टे में फंस जाता है और उसके हाथ से चाय का कप छूटकर सीधा जमीन पर दूर जाकर गिरता है और इत्ती सीधे आहार्य की गोद में लैंड करती है। सब यह देखकर पहले तो शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक हुआ क्या, लेकिन फिर घबरा जाते हैं क्योंकि आहार्य का पूरा परिवार जानता था कि आहार्य को हर चीज परफेक्ट चाहिए और वो कभी किसी की इम्परफेक्ट हरकतों को टॉलरेट नहीं करता। और किसी के क्लोज आना तो दूर, वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। और इत्ती ने तो इतना बड़ा ब्लंडर किया और फिर सीधे आहार्य की गोद में लैंड कर गई। राणा सिंह, शिवराज जी और शिवाय भी बिजनेस वर्ल्ड में होने के नाते उन्हें भी आहार्य सिंह राजपूत के बारे में पता था। वो भी इत्ती के लिए घबरा जाते हैं। इत्ती की घर की औरतें इत्ती की बेवकूफ़ी पर ना मैं सर हिला देते हैं, क्योंकि गिरने पड़ने की आदत उसे बचपन से थी। वही 3 तिगड़ा तो इस सीन वो आंखें फाड़ कर देख रहे थे, जैसे यह कोई सस्पेंस मूवी हो और वो आगे जानने के लिए क्यूरियस हो। सबके दिमाग में अलग अलग बात थी, लेकिन एक्सप्रेशन सबके सेम थे। सबके फेस पर क्यूरियोसिटी थी कि आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही सीन था। इत्ती का दिल जोरों से धड़क रहा था, रोमांटिक फीलिंग्स से नहीं, डर से। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी शेर ने अपने पंजों में दबा रखा हो और अगले ही पल कभी भी उसका शिकार कर देगा। वो आंखें बंद करके चुपचाप अर्थ की गोद में बैठी थी और डर से कांप रही थी। उसके तो सेंसेज ही काम नहीं कर रहे थे। वहीं आहार्य को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इतने सारे लोग सेम एक्सप्रेशन से उन्हें घूर रहे हैं। वो तो बस एक टक अपने स्टेट फेस के साथ अपनी गोद में बैठी क्यूट लिटिल बनी को देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ उसके थरथराते प्लम्पी होंठों पर थी। उसके मन में बस एक ही वर्ड आया, चेरी। उसके फेस से यह बता पाना मुश्किल था कि वो उसे नफरत से घूर रहा था या प्यार से, लेकिन इत्ती को अपनी गोद से उठने को कहने का उसका कोई मूड नहीं लग रहा था। शिवाय से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जल्दी से जाकर इत्ती को आहार्य की गोद से उठा देता है, यह सोच के कि इससे पहले आहार्य उसकी कीमती बहन को उठा के फर्श पर ना फेंक दे। इत्ती भी जल्दी से अपने सेंसेज में वापस आती है और शिवराज के पीछे छुप जाती है, जैसे उसको नया जीवन मिल गया हो, और अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करती है। लेकिन आहार्य के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं, जैसे उसको शिवाय की यह हरकत पसंद न आई हो। फिर वो नॉर्मल होकर बैठ जाता है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यह देखकर सबको बहुत हैरान हुई और वो लोग भी नॉर्मल होकर बैठ गए। जब आहार्य सिंह को कोई प्रॉब्लम नहीं तो उन्हें क्या होगी, वो तो बल्कि खुश थे कि द आहार्य सिंह राजपूत ने मासूम इत्ती को उठाकर फेंका नहीं। लेकिन 3 तिगाड़ा के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट आ गई। उन्हें लगा कुछ थ्रिल होगा। सब अपनी जगह बैठ गए। इत्ती भी अपनी गर्दन किसी कछुए की तरह नीचे धसा के बैठ गई, जैसे ऐसा करने पर वो किसी को दिखेगी नहीं। राणा सिंह जी ने इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने लिए कहा कि अब जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले। आप लोगों की इजाजत हो तो हम इत्ती बेटा को हमारे घर की बहू और जयपुर की कुंवर रानी सा बनाना चाहते हैं। भवानी सिंह जी हंसते हुए बोले, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? इत्ती अब आपकी पोती है।
उनकी यह बात सुनकर राणा सिंह जी की पत्नी तेजस्वी सिंह बोली, हाँ रस्म कर लेते हैं ताकि इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए। और फिर वो आहार्य की तरफ मुड़ती है और कहती है, आहार्य आप इत्ती के पास आकर बैठ जाइए। यह सुनकर तो इत्ती की सिट्टी पिट्टी एक बार फिर से गुल हो जाती है और वो एकदम सावधान की पोजीशन में अपनी नजरें झुकाकर बैठ जाती है। आहार्य सिंगल सिटर सोफा से खड़े होकर आपने फोन को पॉकेट में डालते हुए इत्ती की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। उसके हर कदम के साथ इत्ती का फेस इत्तू सा होता जा रहा था और वो सोफा के कोने में खिसकती जा रही थी, जबकि वो ऑलरेडी बिल्कुल कोने में चिपकी थी। आकाश यह देखकर बोला, छोटी सी भाभी सा, अगर वैसे तो आप इतनी सी है, लेकिन फिर भी अगर आपके लिए वो सोफा कम पड़ रहा है तो आप अपने पास वाली जगह पर इशारा करके यहाँ बैठ जाइए, हम बुरा नहीं मानेंगे। उसकी इस बात पर इतनी नाक फूला कर उसे देखती है और राणा सिंह जी इस एक्सप्रेशन साथ की घर चलिए आप। और आहार्य अपने ठंडी ब्लैक और डरावनी आंखों से उसे एक नज़र देखता है। उसकी एक नज़र ही काफी थी उसके रोंगटे खड़े करने के लिए, लेकिन उसे इत्ती और दादा सा का तो समझ आता है, लेकिन उसके भाई सा उसे क्यों घूर रहे। आहार्य आकर इत्ती के पास बैठ जाता है और इसी के साथ इत्ती की सांस भी धीरे हो गई। उसे डर था कि कहीं उसकी तेज चलती सांसों से डिस्टर्ब होकर उसके पास बैठा यमराज उसकी सांसें न छीन ले। सबके फेस पर स्माइल आ गई। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मोनी, आकाश और मानसी थे। शिवाय खुश तो नहीं था, लेकिन वो मजबूरी में चुप था। तेजस्वी जी प्यार से इत्ती के सर पर चुन्नी उठाने जा रही होती है, लेकिन तभी समझदार इत्ती के इत्तू से दिमाग में एक बात आती है और उसकी आंखें नॉर्मल से बड़ी हो जाती है और उसका सारा डर गायब हो जाता है। वो एकदम से खड़ी होती है और आहार्य की तरफ मुड़कर कहती है, क्या आप डम्ब हैं और मुझसे शादी करके मुझे अपनी आवाज बनाना चाहते हैं। उसकी बात सुनके तो सबके दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट सा होता है और सबकी नजरें एक साथ आहार्य पर टिक जाती है। अब आगे सब आहार्य की तरफ देख रहे थे। आहार्य के चेहरे के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले। उसने इत्ती का एक हाथ पकड़ा। यह देखकर तो सबकी सांसें अटक गई कि कहीं आहार्य गुस्से में इत्ती का हाथ तो नहीं तोड़ने वाला है। इत्ती तो फिर से अपने सेंसेज खो चुकी थी, लेकिन उसका शरीर जरूर कांप रहा था। कोई कुछ कह या कर पाता। आहार्य ने इत्ती को झटके से खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। यह देखकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जो जहां था वो वही जम गया। आहार्य की नजरें सिर्फ इत्ती पर थी। उसने बहुत जेंटली उसके बाल कान के पीछे किए। इत्ती का तो रोम रोम कांप गया। एक तो वो पहली बार वो किसी आदमी के इतने ज्यादा नजदीक आई थी, क्योंकि हमेशा से वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी, वहाँ का स्टाफ भी फीमेल था। बस उसके भाई सा, दादा सा और बाबा सा, यही तीन आदमी उसकी दुनिया में है। रोमांटिक फीलिंग का तो उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, उसके सामने बैठा आदमी इतना खतरनाक लग रहा था। इत्ती को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके सामने खड़ा क्रूर राक्षस, जिसको उसने अभी अभी डम बोला था, वो सजा के तौर पर उसकी ज़बान काटने वाला है। आहार्य ने इत्ती के चेहरे से नजरें हटाकर तेजस्वी सिंह जी की तरफ अपनी निगाहें घुमाई और अपनी डीप और रूड बट चार्मिंग वॉइस में बोला, रस्म शुरू करिए। और वापस इत्ती के चेहरे पर अपनी निगाहें कर ली। उसकी आवाज सुनके तो इत्ती के दिल दिमाग के तार एक साथ झन्ना गए और जब उसने आहार्य को अपनी तरफ देखता पाया तो जल्दी से अपना सर झुका लिया। आहार्य की आवाज जब सबके कानों में पड़ी तो सबकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। तेजस्वी जी जल्दी से रस्म की थाल लेकर जल्दी से उनकी तरफ आई और बाकी सबने भी चैन की सांस ली। आकाश मोनी और मानसी से धीरे से बोला, हमारे भाई सा कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने कितने अच्छे से छोटी सी भाभी सा की गलतफहमी दूर कर दी। मोनी और मानसी ने भी सहमति में सर हिलाया। लेकिन फिर आकाश बुरा सा मुंह बनाकर आगे बोला, लेकिन जब हम भाई सा से कुछ पूछते थे तो वो हमें ऐसे इग्नोर करते थे जैसे हम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते।
उसकी इस बात पर भी दोनों ने हामी में सर हिलाया। तेजस्वी जी उनके आगे आकर खड़ी हुई और प्यार से इत्ती से बोली, इत्ती बेटा आप अब आहार्य के बगल में बैठ जाइए। इत्ती जल्दी से आहार्य की गोद से खड़ी होने को हुई जैसे उसको यही चाहिए था। लेकिन यह क्या, अगले ही पल आहार्य ने उसकी कमर के चारों तरफ अपने सख्त मजबूत हाथों को लपेट लिया और तेजस्वी जी की तरफ देखकर कोल्ड बट चार्मिंग वॉइस में बोला, ऐसे ही करिए रस्म। यह सुनके तो सबको 440 वॉट का शौक लग गया। लेकिन इत्ती के दिमाग में तो यह बात अलग ही तरह से क्लिक हुई। उसे लगा कि आहार्य उसको छोटी बच्ची बोला रहा है और एक पल में उसका सारा डर गायब हो गया। क्योंकि जब बात उसकी हाइट और बालों पर आए तो वो छोटी सी शेरनी बन जाती थी जो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो। उसने अपना सर उठाकर आहार्य की तरफ अपने गाल फूला कर देखा। जब वो गुस्सा होती थी तो उसके गाल, नाक और कान हल्के लाल हो जाते थे और वो और भी प्यारी लगती थी। उसने आहार्य की तरफ देखकर उससे कहा, हम मानते हैं हमारी हाइट थोड़ी छोटी है और आपके सामने तो और भी छोटी लग रही है, लेकिन आप ऐसे हमें छोटा बच्चा नहीं समझ सकते। यह कहकर वो अपने हाथ सीने में बांध कर गाल फूला कर बैठ जाती है जैसे वो सच में बहुत गुस्सा है। उसकी इस बेवकूफ़ी पर तो सब अपना सर पीट लेते हैं क्योंकि आहार्य को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात को काटे या उसकी बात का उल्टा जवाब दे। इत्ती तो आज कांड पर कांड किए जा रही थी। सब सोचते हैं कि इस बार तो इत्ती को कोई नहीं बचा सकता और अपने दिमाग में यह तक सोचते हैं कि इत्ती को बचाने के लिए उन्हें आहार्य के पैर भी पकड़ने पड़े तो वो पकड़ लेंगे, लेकिन इत्ती की बचा कर रहेंगे। आहार्य को इत्ती इस टाइम बड़ी प्यारी और मासूम लग रही थी। यह पिद्दी सी लड़की अभी उसकी जिंदगी में ठीक से आई भी नहीं और जाने अनजाने में उससे पंगे ले रही है। आहार्य उसकी बेतुकी बात को इग्नोर करता है और तेजस्वी जी की तरफ एक नज़र देखता है। उसकी नज़रों से तो इत्ती की सारी हिम्मत हवा हो जाती है। जो थोड़ी देर पहले शेरनी बन रही थी वह फिर डरपोक बिल्ली की तरह सिमटकर उसकी गोद में सीधी बैठ जाती है, जिससे कि उसका फेस तेजस्वी जी की तरफ हो जाता है। आहार्य का एक हाथ सोफे के हैंड रेस्ट पर था। उसका बॉडी पॉस्चर बहुत ही स्ट्रेट और चार्मिंग था और उसकी गोद में लिटिल बनी इत्ती सर झुकाए बैठी थी। तेजस्वी जी जल्दी से आकर इत्ती को एक लाल नेट की बहुत ही खूबसूरत चुन्नी उठाती है। इसी के साथ सबके फेस पर स्माइल आजती है और आकाश तो विस्लिंग करने लगता है। सब फिर उसे अजीब नजरों से घूरने लगत है। इस बार तो मोनी और मानसी भी उसे घूरने लगती है। आकाश की नज़र पहले सब पर जाती है, फिर राणा सिंह जी पर, जिन्होंने अपनी लाठी उसे घूरते हुए 3-4 बार जमीन पर धीरे से पटकी, जो साफ वार्निंग थी उसके लिए। यह देखकर वो सकपका जाता और ऑकवर्डली स्माइल करता है। सब उसे पागल समझकर इग्नोर करते हैं और फिर तेजस्वी जी इत्ती को टीका लगाती है और एक मिठाई का टुकड़ा खिलाने के लिए उसके मुंह की तरफ लाती है। इत्ती जब अपने नजरें उठाकर उस मिठाई को देखती है तो उसका मुंह बन जाता और वो पप्पी आइस के साथ अपने घर वालों की तरफ देखती है। उसकी नजरों से वो लोग समझ जाते हैं और लाचारी में सर हिलाते हैं, क्योंकि इत्ती खाने के मामले में बचपन से बहुत चूजी थी। खाने में उसके बहुत टैंट्रम्स थे, वो सिलेक्टिव चीजें ही खाती थी। तेजस्वी जी यह देखकर, क्या हुआ बेटा, आप खा क्यों नहीं रही है? इत्ती उन्हें देखकर अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर्स को आपस में टच करते हुए बोली, वो हमें यह मिठाई अच्छी नहीं लगती। कोई कुछ कहता उससे पहले आहार्य, जिसके नजरें इत्ती के हर एक्शंस पर थी, वो बोला, फिर क्या पसंद है आपको? आहार्य सिंह राजपूत, जिसको किसी के जीने मरने तक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आज किसी की पसंद पूछ रहा है। सबके लिए यह किसी विस्फोट से कम नहीं था। आहार्य की बात सुनकर इत्ती हल्की सी आहार्य की तरफ टिल्ट होती है और अपने फेस पर $1,000,000 की स्माइल के साथ कहती है, हमें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। और अपने जीभ को हल्की सी बाहर निकालकर अपने होंठों को लिक करती है। उसके इस क्यूट एक्शन पर आहार्य की नजरें उस पर और इंटेंस हो जाती है।
इत्ती जब उसकी इंटेंस नजरें खुद पर फील करती है तो अपने बेसन के लड्डुओं की दुनिया से बाहर आती है और फिर से सीधे बैठ जाती है। आहार्य के चेहरे पर एक ना दिखने वाली हल्की सी स्माइल आ जाती है जिसे कोई देख नहीं पाता। तेजस्वी जी हल्की सी स्माइल के साथ पास रखी टेबल से बेसन का लड्डू उठाती है और इत्ती को खिला देती है। इत्ती भी खुशी खुशी खा लेती है। फिर वह थाली में एक बहुत ही सुंदर एंकलेट जैसी दिखने वाली खानदानी पायल उठाती है और इत्ती को पहनाने वाली होती है कि आहार्य उन्हें रोक देता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। आहार्य उनसे वो पायल लेता है और इसी पोजीशन में बैठे हुए हल्का सा झुककर इत्ती के सॉफ्ट गोरे पैरों को अपने हाथों में लेता है और उसे पहना देता है। यह देखकर तो सब बिल्कुल चौंक जाते हैं। इत्ती तो बस बुद्ध बनी वैसे ही बैठी रहती है। तभी वहां तेजी से कुछ गिरने की आवाज आती है। सब चौंक कर पलट कर देखते हैं तो पाते हैं आकाश जो एक दिन में इतने शॉक सह नहीं पाया था वो चक्कर खाकर नीचे गिर गया। सब तेजी से उसकी तरफ जाते हैं सिवाय आहार्य के। इत्ती भी आहार्य की गोद से उठने को होती लेकिन आहार्य उसे उठने नहीं देता है। यह देखकर इत्ती रोनी सूरत बनाकर हकलाते हुए हमें हमें जाने दीजिए, उनको कुछ हो गया है। आहार्य उसके गालों को हल्के से अपने हाथों से सहलाते हुए अपने होंठ उसके कान के पास ले जाते हुए अपनी चार्मिंग और हॉट वॉइस में धीरे से कहता है, आपकी जरूरत वहाँ नहीं यहाँ है। आहार्य के होंठ हल्के से इत्ती के काम से टच होते हैं। इत्ती के पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है और वो हिप्नोटाइजली अपना सर हिला देती है। आहार्य उससे दूर होकर नॉर्मल होकर बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। सब आकाश को उठाकर सोफा पर बिठाते हैं और उसके फेस पर पानी के छींटे मारते हैं। आकाश धीरे धीरे अपने होश में आता है और जब आंखें खोल कर देखता है तो सब गोला बनाकर उसे ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वो झटके से उठकर बैठ जाता है और अपने सीने पर हाथ रख कर कहता है, अभी हमने इतना भयानक सपना देखा कि भाई सा ने छोटी सी भाभी सा को अपनी गोद में बिठाया और उनको खुद से पायल भी पहनाई। यह कहकर वो गहरी गहरी सांसें लेता है। यह बोलते बोलते आकाश की नजर सामने जाती जहां अभी भी इत्ती आहार्य की गोद में किसी लिटिल बनी की तरफ एब्सेंट माइंडली बैठी थी और आहार्य अपनी नजरों में इंटेंसिटी लिए इत्ती के प्यारे चेहरे को देख रहा था। यह नजारा देखकर तो वो फिर से बेहोश होने वाला होता है कि तभी मोनी उसके कंधे पकड़कर कहती है, भाई साहब प्लीज वापस से बेहोश मत होइएगा, आप वैसे ही बहुत भारी है। शिवाय जी ने आपको अकेले उठाकर सोफा पर लिटाया है, उनको दोबारा परेशानी होगी। यह कहकर शिवाय को ऐसे खोए हुए प्यार भरी नजरों से ऐसे देखने लगती है जैसे कि शिवाय कोई सुपर हीरो हो और उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। प्रेक्ति जब देखती है कि यह लड़की उसके पति पर डोरे डाल रही है तो वो जल्दी से जाकर शिवाय का एक हाथ पकड़कर कहती है, पति देव आपके हाथ तो नहीं दुख रहे ना? वैसे भी आकाश जी देखने में ही भारी लग रहे थे। शिवाय को तो कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। प्रेक्ति से मुंह से शिवाय के लिया पति देव सुनकर तो मोनी अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती है और अपने मन में कहती है, जिसके साथ मैंने ख्वाबों में अपना आशियाना सजाया उसका तो है पहले से है घर बसा बसाया। इसी के साथ उसकी 10 मिनट पहले शुरू हुई एक तरफा प्रेम कहानी का यही द एंड हो जाता है और वो अपने नकली आंसू जो आए भी नहीं थे उनको पोंछती है। बेचारा आकाश एक बार खुद को देखता है जिसके 6 पैक एब्स और एक हॉट बॉडी थी, जिसकी बॉडी पर लाखों लड़कियां मरती है और यह लोग इनडायरेक्टली उसे मोटा कह रहे हैं। वो मन ही मन कहता है कि क्या यह लोग अंधे हैं? इन लोगों का भी नरक में अलग से हिसाब लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। एक पोर्श एरिया के एक सुंदर से बंगलो में एक लड़की जो दिखने में करीब 26 साल की थी, उसने एक सेडक्टिव रेड ड्रेस पहनी थी। वो अपना फोन दीवार मार कर पागलों की तरह चीखती हुई कहती है, नहीं नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बचपन से तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती आई हूँ लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और आज तुम एक अनजान लड़की से अरेंज मैरिज कर रहे हो।
फिर अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान लाकर, लेकिन तुम्हारी बीवी तो मैं ही बनूंगी कुंवार सा, यह कहकर वो साइको की तरह हंसने लगती है। उसी के पास में उसका असिस्टेंट सर झुकाए खड़ा था। सिरोही, भवानी सिंह जी का महल। सब बहुत खुश थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। तीन तिगाड़ा ने तो ग्रुप हग किया हुआ था, सबके चेहरे पर खुशी देखते बन रही थी। इत्ती इस बार आहार्य के गोद में नहीं, उसके साइड किसी शरीफ बच्चे की तरह सर झुकाकर एकदम कोने में सट कर बैठी थी, जैसे आज सोफे में छेद ही कर देगी। आहार्य उसी के पास अपने एक पैर को दूसरे पैर पर क्रॉस करके बैठा था और उसकी नजरें फोन पर थी। उसने एक नजर इत्ती को देखा, फिर बाकी सबको। उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मिस्टीरियस स्माइल थी जो कि बहुत खतरनाक थी। राणा सिंह जी ने भवानी सिंह जी से कहा, यार अब हमें जाना होगा बहुत जल्द, हम इत्ती बिटिया को भी यहाँ से अपने साथ पूरी इज्जत के साथ अपनी पोता बहू बनाकर ले जाएंगे। सबने एक दूसरे से इजाजत ली। आहार्य भी सोफे से खड़ा होता है और अपने फोन को अपनी पैंट की पॉकेट में डालता है। आहार्य के खड़े होते ही इत्ती भी जल्दी से खड़ी होती है और कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ और अपने रूम में जा रही हूँ, और बिना किसी की सुने सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में जाने लगती है। जैसे जैसे वो भाग रही थी, उसकी पायलों का शोर पूरे महल में गूंज रहा था, जो किसी म्यूजिक जितना सुरीला था। उसको ऐसे भागता देख आहार्य के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आजती है। आकाश इत्ती को भागता देखता है तो कहता है, शायद छोटी सी भाभी सा शर्मा गई। इस बार उसकी बातों पर सबको हंसी आ जाती है, सिवाय आहार्य के। वो अभी भी उसी तरफ देख रहा था जहां इत्ती गई थी। इत्ती भागते हुए अपने रूम में जाती एच और गेट बंद कर अपने सीने पर हाथ रखकर तेज तेज सांसें लेते हुए कहती है, कितना डरावना इंसान था यार। और जल्दी से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती एच और हल्का सा पर्दा हटाकर अपनी एक आंख निकालकर बाहर देखती है। भवानी सिंह का परिवार सबको बाहर सीफ करने जाता है। आहार्य सबसे पीछे किसी से कॉल पर बात करते हुए चल रहा था, तभी अचानक वो रुक जाता है, लेकिन पीछे नहीं मुड़ता और एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करता है, जैसे उसको इत्ती की प्रेजेंस फील हो गई हो कि वो उसे ही देख रही है, और टेढ़ी स्माइल करते हुए बिना पीछे देखे आगे चला जाता है। उसको रुकता देख इत्ती की तो सांसें रुक जाती है और वो जल्दी से खिड़की से हटके दीवार से चिपक कर कहती है, इनके क्या पीछे भी दो आंखें हैं। कुछ देर बाद गाड़ियों का काफिला अपनी रफ्तार से जयपुर यानी अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। रात का समय जयपुर। आहार्य अपनी ब्लैक लक्सुरियस कार को तेजी से ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद उसकी कार एक अजीब जगह आकर रुकती है। यह एक पहाड़ी थी, उसी के पास और भी पहाड़ियाँ थी। सारी पहाड़ी काले रंग की थी। आहार्य के अलावा ना वहाँ कोई इंसान था, ना कोई पेड़, न कोई परिंदा। ऊपर से रात के वक्त वो मंजर और खौफनाक लग रहा था। आहार्य उस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर अपनी कार के बोनट से टिककर ऐसे खड़ा था जैसे वो वहां का राजा हो, और एक टक उस काले सियाह आसमान को देख रहा था। फिर वो अपने चेहरे पर एक बेहद सनक भरी मुस्कान लिए अपने लेफ्ट हैंड को देखता है और उसे स्निफ करते हुए संकियों की तरह अपनी डीप और चार्मिंग वॉइस में कहता है, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। और कुछ साल पहले की एक मुलाकात के बारे में सोचने लगता है। 12 साल पहले जब आहार्य 15 साल का था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसके सारे इमोशंस खत्म हो गए थे। इस समय वो मनाली में एक पहाड़ पर खड़ा बिना इमोशंस के सामने खाई को देख रहा था। वो एक टूरिस्ट प्लेस थे, लेकिन फिलहाल वहाँ कोई नहीं था। उसने वो जगह कुछ देर के लिए रिजर्व करा ली थी क्योंकि उसको अकेले रहना पसंद था। तभी उसे किसी छोटी सी लड़की की सिसकने की आवाज आई जो उससे थोड़ी दूरी पर नीचे बैठी रो रही थी। उसकी आंखें ठंडी हो गई और दांत पीस गए। उसने पहले ही ऑर्डर दिया था कि जब तक वो यहाँ है कोई भी यहाँ नहीं आएगा।
उसने उस बच्ची की इग्नोर कर दिया और उस पर ना ही कोई ध्यान दिया ना ही उसको उसके रोने से कोई फर्क पड़ा। वो बच्ची जो सर झुका कर रो रही थी, जब उसने अपने सामने एक बड़े से लड़के को देखा तो उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए और तेज तेज सिसकने लगी, लेकिन तब भी आहार्य ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। लेकिन उसके फेस पर अब पहले से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन थी। इत्ती ने जब देखा कि सामने खड़ा लड़का उसे इग्नोर कर रहा है तो उसका मुंह गुस्से से फूल गया, क्योंकि उसे बचपन से ही बहुत लाड प्यार मिला था। कोई अनजान भी उसकी क्यूटनेस देखकर उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पर था। वो खड़ी हुई और आहार्य के पास जाकर उसकी स्लीव्स पकड़कर गुस्से में खींचने लगी। आहार्य का चेहरा और सख्त हो गया। उसने गुस्से से लाल आंखों से नीचे देखा तो एक पिद्दी सी लड़की जिसकी हाइट उसकी कमर तक थी, मतलब सिर्फ उसके पैर से थोड़ी सी ज्यादा। उसने एक पिंक कलर की घुटनों तक क्यूट प्रिंसेस फ्रॉक पहनी थी और पैरों में पिंक सैंडल्स। उसके ब्राउन वेवी बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे, जिनमें उसने पिंक कलर की क्यूट सी क्लिप्स लगा रखी थी और गाल फूला कर गुस्से से उसे देख रही थी। उस वक्त इत्ती की उम्र 8 साल थी। आहार्य ने अपनी एक आई ब्राउज उठाई जैसे पूछ रहा हो, व्हाट। इत्ती अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। आहार्य ने उसे इग्नोर किया और वहां से जाने लगा। इत्ती ने यह देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो भाग रही क्योंकि आहार्य अपने लंबे लंबे कदमों से जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी इत्ती पीछे से चिल्लाती हुई बोली, कितने बुरे लड़के हो तुम, इतनी क्यूट लड़की को ऐसे यह अकेला छोड़ कर जा रहे हो। और तो यह भी नहीं पूछा कि इत्ती रो क्यों रही थी। फिर अपने गाल फूला कर और अपने हाथ सीने में बांध कर कहती है, हाउ रूड। यह सुनते ही आहार्य के कदम रुक गए और वो पीछे मुड़कर इत्ती को बुरी तरीके से घूरने लगता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि अपने से बड़ों को तुम नहीं आप कहते हैं। इत्ती अपने दांत दिखाते हुए कहती है, वो सॉरी सॉरी। आप इत्ती को इग्नोर कर रहे थे ना, इसलिए इत्ती के मुंह से आपके लिए रिस्पेक्ट निकली ही नहीं, बिकॉज इत्ती लव्स एट्रियंशन अटेंशन, और हंसने लगती है। आहार्य उसको इग्नोर करके आगे जाने लगता है। यह देखकर इत्ती भी उसके पीछे भागते हुए कहती है, अरे आपने खुद को आप भी बुलवा लिया और अब फिर इत्ती को इग्नोर कर रहे हो। आहार्य कुछ पल फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस लड़की ने इन कुछ मिनटों में उसको जितना इरिटेट किया था आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। और फिर इत्ती की तरफ मुड़ते हुए दांत पीसते हुए कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, मेरे पीछे क्यों आ रही हो। इत्ती हंसते हुए कहती है, आप कितने बुद्धू हो, आपको यह सवाल ही तो सबसे पहले पूछना चाहिए कि इत्ती को क्या चाहिए। फिर गाल फूला कर, आपको तो क्यूट लड़कियों से बात करनी बिल्कुल नहीं आती। आहार्य उसको तीखी नजरों से घूरता है तो इत्ती अपने दांत अंदर करके मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, इत्ती अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आई थी, हमने पास के जंगल में कैंप लगा रखा था और इत्ती अपने भाई सा और दीदी के साथ लुका छुपी खेल रही थी, लेकिन इत्ती गुम गई और गलती से यहाँ आ गई। यह कहके वो सिसकने लगती है। आहार्य अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आगे बोलो। यह सुनके इत्ती तुरंत चुप होकर अपने चेहरे पर $1,000,000 की स्माइल के साथ कहती है, तो आप इत्ती की फैमिली को ढूंढने में इत्ती की हेल्प करो, फिर आगे खुशी से इत्ती के दादा सा आपको बहुत सारी चॉकलेट्स देंगे। आहार्य उसकी फालतू बातों को इग्नोर करके एक शब्द कहता है, चलो। यह सुनकर इत्ती कूदते हुए उसके साथ चलने लगती है, लेकिन अभी उन्हें चलते हुए कुछ देर हुई थी कि इत्ती उसकी शर्ट की स्लीव्स खींचती है। आहार्य सर नीचे करके उसको देखता है और गुस्से में कहता है, अब क्या हुआ। इत्ती 2 सेकंड में अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, आप तो बहुत बुरे लड़के हैं, आप कब से इत्ती को डांटे जा रहे हैं। क्या आपको किसी ने सिखाया नहीं कि खूबसूरत लड़कियों से कैसे बात करते हैं। इत्ती को नहीं चाहिए आपकी हेल्प, इत्ती खुद ढूंढ लेगी अपनी फैमिली को और वहां से जाने लगती है।
आहार्य के दांत पीस जाते हैं। उसने इतने ड्रामेबाज और हाजिर जवाब लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी थी। वो एक गहरी सांस लेकर इस बार नॉर्मल वॉइस में कहता है, रुको। इत्ती तो इसी का वेट कर रही थी। वह जल्दी से आहार्य के पास आती है। आहार्य उससे पूछता है, तुम रुक क्यों गई थी? यह सुनके इत्ती कहती है, वो आप तो इतने बड़े और लंबे लड़के हैं। इत्ती तो कितनी छोटी सी है। और फिर अपने पैरों को आगे करके इत्ती के पैर भी देखो कितने छोटू छोटू से है। आहार्य फ्रस्ट्रेशन में कहता है, साफ साफ बोलो। तो इत्ती उसका हाथ पकड़कर नीचे बैठने का इशारा करती है। आहार्य नीचे बैठता है तो इत्ती जल्दी से उसके शोल्डर्स, कंधों पर चढ़कर बैठ जाती है और कहती है, तो इत्ती यह कह रही थी कि इत्ती थक गई, आप इत्ती को ऐसे लेकर चलिए। अब तो आहार्य का पेशेंस जवाब दे देता है। एक तो यह लड़की जबरदस्ती उसका पीछा कर रही है, ऊपर से इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी चाहिए। वो गुस्से में बोलता है, नीचे उतरो वरना मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। इत्ती जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके सर को टाइटली पकड़कर ना मैं सर हिलाकर किसी जिद्दी बच्चे की तरह कहती है, नहीं नहीं इत्ती नहीं उतरेगी, आप इत्ती को ऐसे ही लेकर चलो। इत्ती को नहीं पता और उससे किसी जोक की तरह चिपक जाती है। आहार्य को इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे वैसे ही लेकर खड़ा होता है। इत्ती चिल्लाते हुए कहती है, इत्ती को ठीक से पकड़ो, अगर इत्ती गिर गई तो इत्ती आपसे गुस्सा हो जाएगी। आहार्य उसके नन्हे पैरों को पकड़ लेता है। आहार्य जिसको गंदगी से सख्त नफरत थी, इत्ती की सैंडल्स की धूल उसके शर्ट पर लग रही थी जिससे वो मन ही मन खींच रहा था। इत्ती खुशी से बोलती है, वाओ कितना मजा आ रहा है ऐसे राइड लेने में। आहार्य कहता है, अभी तो तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा था। इस पर इत्ती दांत निकलते हुए कहती है, हाँ दर्द तो इत्ती को अब भी हो रहा है, लेकिन आपसे अब इत्ती अपने पैर तो नहीं दबवा सकती ना। आहार्य गुस्से में, यू इत्ती डरते हुए उससे और चिपक कर कहती है, सॉरी सॉरी। इत्ती की टंग स्लिप हो गई, आप प्लीज इत्ती को नीचे मत फेंकना। इत्ती अब बिल्कुल चुप रहेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद इत्ती कहते हैं, वैसे आपका नेम क्या है? आहार्य स्ट्रेट फेस के साथ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी बात सुनकर इत्ती का मुंह बन जाता है और वो गाल फूला कर कहती है, मत बताओ हो। फिर हंसते हुए, अरे मैंने तो आपको इत्ती का नाम बताया ही नहीं। इत्ती का नाम इत्ती है। फिर मुंह बनाकर, लेकिन इत्ती को अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं। आहार्य जो उसकी बातें अब ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद सिंगर इत्ती अचानक से गाना गाने लगती है, आज मैं नीचे आसमां ऊपर, आज मैं पीछे सामना है आगे। वो गा तो प्यारा रही थी, लेकिन उसने सॉन्ग के लिरिक्स की ऐसी बेइज्जती की थी कि वो सॉन्ग भी खून में आंसू रो रहा होगा। आहार्य उसके गाने की लिरिक्स को सुनकर कहता है, रॉन्ग लिरिक्स गा रही हो तुम। उसकी बात सुनकर इत्ती कहती है, ओफो आप कितने बुद्धू हो, आपको इतना भी नहीं पता कि इत्ती छोटी सी बच्ची है और इत्ती इतने टफ सॉन्ग के लिरिकल को कैसे याद रखेगी। आहार्य गुस्से में बोलता है, इट्स लिरिक्स नॉट लिरिकल। क्या तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करती? तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन बहुत वीक है। अपने लिए इनडायरेक्टली डफर सुनकर तो इत्ती बहुत गुस्सा होकर कहती है, आप बहुत बुरे हो कट्टी। आहार्य कंफ्यूजली कहता है, जो ढंग से बोलना चाहिए वो बोलती नहीं हो, और यह क्या कट्टी? इत्ती गुस्सा में कहती है, कट्टी मतलब इत्ती आपसे गुस्सा है और बात नहीं करेगी हो। आहार्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इत्ती की बातें और उसकी प्यार आवाज उसके वीरान दिल पर सुकून पहुंच रही थी। उसी जंगल के दूसरे साइड एक लड़का और लड़की जो दिखने में करीब 12-14 साल के थे, वो सर झुकाकर खड़े थे। वो छोटी लड़की सर नीचे करके सिसक रही थी। उनके सामने भवानी सिंह जी गुस्से और टेंशन में चक्कर काट रहे थे और इत्ती की माँ सा, दादी सा और बुआ सा रो रही थी। शिवराज सिंह जी और इत्ती के फूफा सा गार्ड्स से कुछ बात करे रहे थे। भवानी सिंह जी गुस्से से कहते हैं,
इत्ती तो बच्ची है, नासमझ है, लेकिन आप दोनों तो बड़े हैं ना, आप उनकी जिद पर लुका छुपी खेलने के लिए कैसे तैयार हो गए? इतनी देर हो गई है, इत्ती का कुछ पता नहीं है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम पूरे मनाली में आग लगा देंगे। गुस्से में उनका शरीर कांप रहा था, इतनी में जान बसती थी उनकी, वो उनके घर की राजकुमारी और सबकी आंखों का तारा थी वो। भवानी सिंह जी की तो उसको देखा बिना सुबह नहीं होती थी। इतना कहकर वह कुछ गार्ड्स के साथ इत्ती को ढूंढने जाने लगते हैं, तो शिवराज जी उन्हें रोक कर कहते हैं, बाबा सा आप आराम करिए, हम इत्ती को ढूंढ रहे हैं। भवानी सिंह जी गुस्से में कहते हैं, हमारी राजकुमारी इतनी देर से लापता है और आपको आराम की पड़ी है, और गार्ड्स के साथ आगे निकल जाते हैं। दूसरी ओर इत्ती और आहार्य ऑलमोस्ट उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ा आबादी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी इत्ती ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। आगे इत्ती उस तरफ खुशी से देखती है और अपनी छोटी सी उंगली से उस ओर इशारा करती है। आहार्य उसकी पॉइंट की गई डायरेक्शन में देखता है तो वहाँ एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था, दिखने में बेसिक और फेरी लाइट से डेकोरेटेड। कई छोटे बड़े प्लांट्स और फ्लावर्स लगे हुए थे। वो कोई हाई क्लास रेस्टोरेंट तो नहीं था, लेकिन दिखने में सिंपल और आई कैचिंग था। स्पेशली वहाँ लगी कलरफुल फेरी लाइट्स जिन्होंने ही इत्ती को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। इत्ती को कलरफुल और शाइनी क्यूट स्टफ्स बहुत पसंद थे। आहार्य उस रेस्टोरेंट को देखते हुए इत्ती से भावहीन होकर कहता है, यह तो एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है। उसकी बात पर इत्ती उसको बोली, हाँ देखो कितना कलरफुल और ब्यूटीफुल है न, जब यह बाहर से दिखने में इतना ब्यूटीफुल है तो इसका खाना कितना टेस्टी होगा, और अपनी टांग से अपने लिप्स को लिक करती है। उसकी बात सुनकर आहार्य उससे रूड वॉइस में बोलता है, तुमने मुझसे अपनी फैमिली को ढूंढने की हेल्प मांगी थी और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी यह सिली डिमांड्स भी पूरी करूं नेवर। उसकी बात सुनकर इत्ती मुंह बनाकर बोली, साफ साफ बोलिए न, आपको अपने पैसे बचाने हैं। लेकिन इत्ती तो कितनी छोटी सी बच्ची है और इत्ती का टमी भी इत्तू सा है, तो इत्ती इत्तू सा ही खाएगी, और जिद्दी बच्चे की तरह जिद करते हुए अपने पैर हिलाने लगती है। आहार्य को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। एक तो यह लड़की अभी भी उसके कंधे पर किसी महारानी की तरह बैठी थी, ऊपर से उसे इरिटेट किए जा रही थी। वो चिल्लाते हुए कहता है, शट अप एंड स्टॉप डूइंग ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स। उसके इतने तेज चिल्लाने से इतनी बुरी तरह सहम जाती है और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं, और वो धीरे धीरे सुबकने लगती है और सुबकते हुए कहती है, इस बार इत्ती के आंसू सच में बिल्कुल रियल है, आपने इत्ती को हर्ट दिया, और रोने लगती है। उसको रोता देख आहार्य को रियलाइज होता है कि उसने शायद थोड़ा ज्यादा डांट दिया। आहार्य सिंह राजपूत को पहली बार किसी को डांटने का थोड़ा गिल्ट हो रहा था। आहार्य कुछ सोचकर अपने कदम उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा देता है। इत्ती अभी भी धीरे धीरे रो रही थी। आहार्य उसको लेकर बिल्कुल कोने की एक टेबल पर जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ में उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। ना ही वो ऐसी जगह पर अपनी पूरी लाइफ में कभी आया था, लेकिन इस जिद्दी लड़की के लिए ही उसने ऐसा किया। उनकी टेबल बिल्कुल कोने में थी और आसपास की टेबल्स खाली थी। वहां जाकर उसने इत्ती को अपने शोल्डर से आराम से उतार कर एक चेयर पर बिठाया। इत्ती अब तक चुप हो गई थी, लेकिन वो अभी भी आहार्य से बहुत नाराज थी और चुपचाप अपने गाल फूला का बैठी थी। यह देखकर आहार्य ने एक गहरी सांस ली। तभी उनके पास एक आदमी आया जिसने वेटर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और रिस्पेक्टली आहार्य को ग्रीट करते हुए बोला, हेलो सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? इत्ती ने जब यह देखा कि उन अंकल ने उसकी जैसी क्यूट लड़की को इग्नोर करके उसके सामने बैठे गंदे लड़के जिसने उसे अभी अभी डांटा था उससे ऑर्डर के लिए पूछा, तो वो बहुत गुस्सा हो गई और टेबल पर अपने छोटे छोटे हाथों से हिट करके गुस्से से लेकिन मासूमियत से बोली,
अंकल क्या आपको इत्ती दिखाई नहीं दे रही है? आपको उनसे नहीं इत्ती से पूछना था, भूख उनको नहीं इत्ती को लगी है। अब जाकर वेटर ने उस क्यूट लड़की को देखा। एक्चुअली टेबल इतनी बड़ी थी और चेयर्स कम हाइट की, जिससे छोटी सी इत्ती वेटर को नजर ही नहीं आई। उसने स्माइल के साथ कहा, सॉरी बेटा, आप क्या खाना चाहेंगी? इत्ती स्माइल करते हुए बोली, आपके पास जो भी है सब ले आइए। इत्ती थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेगी, फिर जो इत्ती को अच्छा लगा वो खा लेगी। वेटर को इत्ती की तरफ स्माइल करते देख आहार्य का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन इत्ती की बात सुनकर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। लेकिन इत्ती की यह बात सुनकर तो वेटर की हालत खराब हो गई। उसने एक बार कंफर्म करने के लिए कहा, आर यू श्योर मैम? इत्ती ने सहमति में खुशी से अपना सर 3 बार हाँ मैं हिलाया। वेटर ने आहार्य की तरफ देखा जैसे उससे कंफर्मेशन मांग रहा हो। आहार्य ने सहमति में हल्का सा सर हिलाया और हाथों से उसको यहाँ से जाने का इशारा किया। वेटर कुछ असमंजस और कुछ खुशी के भाव से वहां से चला गया। टेबल पर अपने हाथ पटकने की वजह से इत्ती के सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ लाल हो गए थे और दर्द कर रहे थे। वो अपने हाथों पर फूंक मांगने लगती है, लेकिन गुस्सा अभी भी उसकी नाक पर था। यह देखकर आहार्य उसके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों को अपने अपने सख्त हाथों से हल्के हल्के सहलाने लगता है, लेकिन इतनी गुस्सा होने के बावजूद भी उसे नहीं रोकती और उसकी अटेंशन एंजॉय करती है, लेकिन अपने फेस पर नहीं दिखाती। उसकी नाक अभी भी गुस्से से फूली हुई थी। इत्ती ने इतना सारा खाना इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि एक तो वो खाने के मामले में बहुत चूसी थी, वो कुछ सेलेक्टिव चीजें ही खाती थी। दूसरा, वो आहार्य के बहुत सारे पैसे खर्च कराकर उसको उसे डांटने के लिए पनिश करना चाहती थी। लेकिन मासूम इत्ती को क्या पता कि उसके सामने आहार्य सिंह राजपूत है। उसके लिए इतने पैसे ऐसा है जैसे समुद्र में से कोई एक बूंद पानी निकाल ले। कुछ टाइम बाद उस बड़ी सी टेबल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस रखी थी। इतना सब खाना देखकर इत्ती की आंखें चमक गई और उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन वो जिस चेयर पर बैठी थी उसकी हाइट कम थी और उसके छोटे छोटे हाथ टेबल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इत्ती उदास हो गई, लेकिन कुछ सोचकर उसकी आंखें चमक गई। आहार्य लगातार इत्ती को बिना किसी भाव के देखे जा रहा था। इत्ती जल्दी से अपनी टेबल से नीचे कूदती है और आहार्य के पास जाकर जल्दी जल्दी में उसकी गोद में चढ़कर थोड़ा कसमसाते हुए बैठ जाती है। आहार्य जो लगातार इत्ती को देखे जा रहा था, वो उसके ऐसा करने से एक पल के लिए ठिठक जाता है, पर अगले ही पल वो इत्ती को पकड़कर ठीक से अपनी गोद में बिठा लेता है ताकि वो गिर न जाए। अब तक इत्ती अपनी सारी नाराजगी भूल चुकी थी। वो अब आहार्य की गोद में बैठी थी तो वो टेबल तक पहुंच गई थी। वो टेबल से एक स्टील स्पून उठाती है और उसको अपने चेहरे के सामने कर अपनी गर्दन लेफ्ट राइट करके अपना फेस उसमें देखती है और एंड में अपने आप को उसमें देखकर अपनी टंग बाहर निकालकर खुद को चिढ़ाकर हंसने लगती है। फिर उस स्पून को वापस टेबल पर रख सामने रखे बर्गर को उठाती है और उसने ऊपर के बन को हटाकर उसमें से अनियन, टोमेटो, लेट्यूस के स्लाइसेस को निकालकर आहार्य की तरफ मुड़कर उसके मुंह के पास कर देती है। आहार्य अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है, व्हाट? इत्ती मासूम सा फेस बनाकर कहती है, इत्ती डोंट लाइक वेजीज, और बुरा सा मुंह बना लेती है। फिर एक पप्पी फेस बनाकर कहती है, तो आप यह खा लो दादा सा कहते हैं, यह बहुत हेल्दी होता है। और फिर आहार्य की चापलूसी करते हुए, इससे आपके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आहार्य आंखें चढ़ते हुए कहता है, दैट्स मसल्स नॉट मसल्स, और फिर उसके हाथों से वो वेजी स्लाइसेस लेकर उसके मुंह के पास करके, अगर इतना ही हेल्दी है तो तुम ही खा लो, वैसे भी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वो अभी बोल ही रहा था कि इतनी जल्दी से उसके हाथ से स्लाइसेज लेकर उसके मुंह में डाल देती है। फिर ताली बजाते हुए, यह हुई ना बात, अब आप लग रहे हैं गुड बॉय, पहले जब आपने मुझे डांटा था तब आप बैड बॉय थे।
और इत्ती देखो कितना बोलती है, क्योंकि बोलने के लिए एनर्जी चाहिए और इत्ती के पास वो ऑलरेडी बहुत सारी है, क्योंकि इत्ती तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, लेकिन आप तो इतना कम बोलते हैं, मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है। फिर सीरियस फेस के साथ आपने इत्ती की हेल्प की तो इत्ती को भी एनर्जी देने में आपकी हेल्प करनी चाहिए। हम्मम। आहार्य गुस्से से उसको कुछ बोलना वाला होता है कि इत्ती जल्दी से सामने मुड़कर अपने सर पर मारते हुए कहती है, अरे अरे इत्ती ने तो आपको बताया ही नहीं, दादा सा कहते हैं खाते वक्त बोलते नहीं है, इट्स बैड मैनर। उसके चेहरे की स्माइल इस वक्त ऐसी थी जैसे उसने आहार्य को कोई ऐसी बात बताई है जो आज से पहले आहार्य को मालूम ही नहीं थी। इन शॉर्ट वो अपने आप को दादी अम्मा समझ रही थी। आहार्य उसको खा लेता है, फिर उससे बोलता है, अब चुपचाप खाओ विदाउट एनी टैंट्रम्स। इत्ती बर्गर का ऊपर वाला बन उठाती है और उसको सॉस में डिप करते हुए उसका एक बाइट लेती है और आंखें बंद करके उसका टेस्ट लेते हुए कहती है, हम्मम यह तो कितना टेस्टी है। फिर दूसरा बाइट लेते हुए, नहीं यह पहले टेस्टी नहीं था, यह तो इत्ती के टच करने से टेस्टी हो गया है। हाँ यही है। इत्ती जो कुछ देर पहले आहार्य को खाना खाते वक्त बात न करने का ज्ञान दे रही थी, पर मासूम इत्ती शायद यह भूल गई थी कि उसे यह बात खुद पर भी अप्लाई करनी होती है। उसकी बातें सुन के आहार्य अपने मन में खींचता हुआ कहता है, यह शैतान बच्ची बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। यह सोचकर लाचारी में सर हिलाता है। इत्ती ऐसे खा रही थी जिससे आहार्य को गुस्सा आ रहा थे। एक तो उसको ओसीडी थी, वो गंदगी बर्दाश्त नहीं करता था। वो अकेले रहता था और उसके महल में भी डाइनिंग टेबल पर भी वो जिस चेयर पर बैठता था उसके आसपास की कुछ चेयर खाली रहती थी। उसका परिवार उसके सामने बैठता था, एक तरह से वो वहां रहकर भी नहीं रहता था। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था जहां वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ना ही वो कुछ करना चाहता था। इत्ती की बातें, उसकी हरकतें उसे सुकून का एहसास करा रही थी। फिर आहार्य टिश्यू से उसको मुंह और हाथ जिसमें सॉस लगता था उसको साफ करते हुए रूडली कहता है, ठीक से खाओ, यह क्या बच्चों के जैसे खा रही हो। पहली बार आहार्य ऐसे किसी की केयर कर रहा था। उसकी बात पर इत्ती जिसके मुंह में बर्गर भरा हुआ था जिससे उसके गाल और भी फूल गए थे, वो उसे चबाते हुए कहती है, अम्मम तो इत्ती बक्की ही है। हाँ तो इत्ती बच्ची ही है। और वापस से खाने लगती है। आहार्य एक गहरी सांस लेकर उसके फेस को टिश्यू से साफ कर रहा था और उसको पानी पिला रहा था ताकि उसके गले में खाना न फंस जाए। ऐसे ही इत्ती नूडल्स उठाती है और नूडल्स खुद खाती है और शिमला मिर्च आहार्य को खिलाती है। ऐसे ही वो कई डिशेस के साथ करती है। जो जो उसमें वेजीज उसको पसंद नहीं थी वो आहार्य की को अपने हाथों से खिलाती है और बाकी का खुद खाती है। इत्ती की नज़र में तो वो आहार्य की हेल्प कर रही थी एनर्जी गेन करने में, और खुद पर बहुत प्राउड फील कर रही थी कि वो कितनी अच्छी है। आहार्य उस छोटी सी लड़की की चालाकी देख रहा था, लेकिन वो इस बार कुछ नहीं कहता और चुपचाप चाप खा लेता है जो जो इत्ती उसे खिला रही थी। लेकिन वहाँ राणा सिंह जी का परिवार इत्ती को पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा था। राणा सिंह जी को अपनी बरसों पहले की एक बात रील की तरह आंखों में कौंध रही थी और वो और ज्यादा इत्ती के लिए घबरा रहे थे इत्ती के ना मिलने से। अपना मनपसंद का खाने के बाद इत्ती ओरियो चॉकलेट मिल्क शेक के गिलास को अपने दोनों हाथों से उठाती है और उसको पीते हुए एक स्माइल के साथ कहती है, इत्ती लव्स ओरियो चॉकलेट मिल्क शेक, और सारा मिल्क शेक पी जाती है। फिर ग्लास को टेबल पर रखकर अपने होठों पर जो मिल्क शेक की वजह से मूंछें बन गई थी उसको अपनी छोटी सी टांग से लिक करते हुए कहती है, अम्मम इट्स सो यम्मी। थोड़ी देर बाद इत्ती का पेट फुल हो जाता है और वो किसी आलसी बिल्ली की तरह आहार्य की गोद में पसरकर उसके ऊपर बेंट होकर बैठ जाती है और एक डकार के साथ अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है, इत्ती का पूरा टमी फुल हो गया। लेकिन फिर अचानक एटीट्यूड से सीधी बैठकर अपने एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाकर एटीट्यूड से कहती है,
इत्ती, इट्स बैड मैनर्स, व्हाट आर यू डूइंग दिस? यू आर प्रिंसेस, सो बिहेव लाइक एन प्रिंसेस। आहार्य उसकी ड्रामेबाजी देखकर अपनी आंखें चढ़ाते हुए उसके गालों को खींचते हुए कहता है, बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें कि तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह मैनरली बिहेव करना चाहिए। इत्ती अपने गालों को छुड़ाते हुए बोली, डोंट डू दिस। गाल खींचने से गाल लटक जाते हैं, जैसे मुंह खुला रखने से होंठ मोटे हो जाते हैं। और इत्ती के गाल लटक गए तो वो और फूले हुए लगेंगे, फिर सब इत्ती को बेबी रसगुल्ला बोलकर चिढ़ाएंगे। उसके इस यूजलेस और बचकाने लॉजिक पर आहार्य उसके गाल छोड़ते हुए भावहीन होकर बोला, यह कैसा बेसलेस और यूजलेस लॉजिक है? इत्ती स्टाइल से स्माइल से करते हुए बोली, यह इत्ती का लॉजिक है और ऐसा सच में होता है। आहार्य उसकी बात पर कुछ नहीं कहता और उसे अपने गोद से नीचे उतारकर ठीक से नीचे खड़ा करता है और अपने वॉलेट से काफी सारे नोटों की गड्डी निकालकर टेबल पर रखता है। टेबल पर अभी भी बहुत सारी डिशेस बिना छुए रखी थी, जिसे इत्ती ने टच भी नहीं किया था क्योंकि उसने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था और वो थी तो छोटी सी बच्ची ही कितना खाती। आहार्य उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। इत्ती को बाहर कुछ दिखता है और वो अपना हाथ आहार्य के हके हाथ से जल्दी से छुड़ाकर उस तरफ भागते हुए जाती है। आहार्य अपनी लाल हो चुकी आंखों से एक नज़र अपने उस हाथ को देखता है और इत्ती को भागते देख वो भी जल्दी से उसके पीछे जाता है। इत्ती भागते हुए एक औरत जो रेस्टोरेंट के सामने अपने रोते हुए करीब 4-6 साल के 2 बच्चों के साथ बैठी थी, उनके सामने खड़ी होकर अपने कमर दोनों हाथ रखकर हांफते हुए उन बच्चों से कहती है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? इत्ती को बताओ, वो उसे सबक सिखाएगी। और अपने हाथों की मुट्ठी हवा में लहराती है जैसे वो उन बुरे लोगों को जिन्होंने इन बच्चों की परेशान किया मार रही हो। रेस्टोरेंट खुला था ताकि कस्टमर खाते हुए बाहर मनाली की वादियों का लुत्फ उठा सके, इसलिए जब इत्ती आहार्य के साथ बाहर आ रही थी तो उसकी नज़र उन रोते हुए बच्चों पर गई और वो उनके पास आ गई। अब तक आहार्य भी इत्ती के पास पहुंच गया था और वो इत्ती की बातें सुनने लगा। अपने सामने इतनी प्यारी लड़की और उसके साथ एक बड़े से लड़के को देखकर वो और उदास होते हुए कहती है कि वो औरत अपने सामने इतनी प्यारी लड़की और उसके साथ एक बड़े से लड़के को देखकर उदास होते हुए कहती है कि बेटा, मैंने और मेरे बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकल दिया क्योंकि मैं उनको बेटा नहीं दे पाई। मैं एक अनाथ हूँ और इतनी पढ़ी लिखी भी कि कुछ करके इनको खिला सकूं। इत्ती को उनकी बात कुछ खास समझ तो नहीं आई, लेकिन उसको इतना जरूर समझ आ गया कि इन बच्चों को भूख लगी है, लेकिन आहार्य को सब समझ आ रहा था। वैसे भी यह हमारे समाज की एक बहुत की घटिया सच्चाई है जहां अब भी कुछ लोग बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। इत्ती जल्दी से भागते हुए वापस रेस्टोरेंट में गई। आहार्य और वो औरत उसे देखने लगे। इत्ती वापस अपनी टेबल पर गई जहां उन्होंने खाना खाया था और मुश्किल से चेयर पर चढ़कर टेबल से वो प्लेट उठाई। कुछ देर बाद इत्ती अपने हाथों में अपनी बची वही डिशेज लेकर उस औरत के सामने रख दी। कोई कुछ समझ पाता वो वापस भागकर वापस टेबल पर गई और एक और डिश की प्लेट लाने लगी। उसकी हरकत पर वो औरत हैरत और खुशी से उस बच्ची को देखने लगी। आहार्य के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। उसने काउंटर पर खड़े वेटर को हाथ से कुछ इशारा किया तो वो वेटर जल्दी से हरकत में आया क्योंकि उसको इतना तो मालूम चल गया था कि आहार्य कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि उसने टेबल पर जितने पैसे रखे थे वो खाने के बिल से 3 गुना ज्यादा थे। और रेस्टोरेंट ओपन होने की वजह से सब उस प्यारी सी बच्ची की यह प्यारी सी हरकत देख रहे थे। वेटर जल्दी से इत्ती के हाथ से प्लेट लेकर बोला, आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। इत्ती ने वो प्लेट उसे दे दो और प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, ओक अंकल। और फिर वापस भागकर आहार्य के पास आकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। आहार्य लगातार उसे ही देखे जा रहा था और जैसे ही इत्ती ने उसका हाथ पकड़ा उसने सुकून से अपनी आंखें एक पल बंद कर ली।
वेटर ने एक एक करके सारी डिशेज उस औरत के सामने रख दी। इस औरत को तो सब सपने जैसा लग रहा था। उसने खुशी से रोते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे और मेरी बेटियों के लिए इतना कुछ किया। तुम बहुत अच्छी हो, ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। उस औरत की बात सुनकर इत्ती खुशी से बोली, आई नो आंटी, इत्ती बहुत अच्छी है और इत्ती हमेशा खुश भी रहती है। फिर थोड़ा उदास होकर, बट आप इत्ती के लिए यह प्रे करो कि इत्ती को इस बार एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए और सब इत्ती की इत्ती सारी तारीफ करे। फिर अपने दांत दिखाते हुए, वो क्या है ना, इत्ती है तो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन इत्ती के बस मार्क्स ही काम आते हैं। उसकी इस बात पर आहार्य फ्रस्ट्रेशन से एक हाथ से अपने माथे को दबाते हुए मन में कहता है, इस लड़की को बस मौका चाहिए अपनी तारीफ करने का, सेल्फ ऑब्सेस्ड। वो औरत हंसते हुए कहती है, जरूर करूंगी। इत्ती की नजरें रोड के दूसरे साइड जाती है और उसकी आंखें नॉर्मल से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने उसके दादा सा और उनके गार्ड्स लोगों से कुछ पूछ रहे थे। इतनी खुशी से जल्दी से अपना हाथ आहार्य के हाथ से छुड़वा कर एक दो कदम चलती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर आहार्य के पास आती है। आहार्य ने भी भवानी सिंह जी को देख किया था। इतनी जल्दी से आहार्य के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे झुकने का इशारा करती है। आहार्य उसका इशारा समझ हल्का सा झुक जाता है। इतनी जल्दी जल्दी बोलती है, इत्ती को अब जाना होगा, इत्ती के दादा सा इत्ती को ढूंढ रहे हैं। आपने इत्ती की इतनी हेल्प की, उसके लिए इत्ती आपको। और फिर अपने बालों से पिंक एंड व्हाइट डायमंड की क्लिप निकलकर उसके हाथों में देती है और कहती है, यह इत्ती की फेवरेट क्लिप है। इत्ती इसे किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती और हमेशा अपने पास रखती है, लेकिन आप इत्ती को अपने हाथों को फैला इतने ज्यादा पसंद आए, इसलिए इत्ती आपको यह दे रही है। आप इसे हमेशा अपने पास रखना और इस क्लिप का ख्याल रखना, ओकना। फिर आगे आपने इत्ती को अब तक अपना नाम नहीं बताया, इत्ती ने तो बता दिया आपको। आहार्य कुछ पल रुककर कुछ सोचकर इत्ती को जुनून के साथ देखकर बोला, आर्यन। इत्ती जल्दी से उसके गाल पर एक क्रिक चिक्किस करती है और उसका हाथ छोड़कर भागते हुए जाती है। फिर एक बार पीछे मुड़कर आहार्य को एक प्यारी सी स्माइल के साथ आई विंक करके अपने दादा सा के पास भाग जाती है। आहार्य सीधे खड़े होकर इत्ती को एक तक अपनी आंखों में लॉट्स ऑफ इमोशंस लिए देख रहा था और फिर अपने हाथों में दिए उस क्लिप को देखता है और उसको अपनी मुट्ठी में ऐसे समेट लेता है जैसे वो इत्ती की यादें हो और उसके लिए बेहद जरूरी हो। वो एक तक इत्ती को देख रहा था कि 3-4 गार्ड उसके पास आते हैं। उनमें से एक आहार्य के कान में कुछ कहता है। आहार्य इत्ती को देखते हुए ही हाँ मैं सर हिलाता है। फिर एक नज़र उस औरत को देखकर अपने दूसरे गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्ट करता है और वहां से एक नज़र फिर से इत्ती को देखकर चला जाता। इत्ती भागकर भवानी सिंह के पास जाती है और उनके पैरों से लिपट जाती है। भवानी सिंह जी ठिठक कर नीचे देखते हैं तो उनके पैरों को इत्ती हक करके खड़ी थी। इत्ती को देखकर उनकी आंखें हल्की नम हो जाती है और ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी छीनी हुई सांस वापस लौटा दी। और वो जल्दी से इत्ती को गोद में उठाकर उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए उसे कस कर गले लगाकर कहते हैं, माय प्रिंसेस कहाँ थी आप? आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। इत्ती उनकी गोद में कसमसाते हुए कहती है। दादा सा इत्ती का कचुम्बद बन गया। राणा सा हंसते हुए अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करते हैं और इत्ती से सब पूछते हैं। इत्ती सैड होकर कहती है, इत्ती गुम गई थी और एक एंजल ने मेरी हेल्प की और खुशी से ताली बजाती है। भवानी सिंह जी को एंजल का कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछते और उसका सर अपने कंधे पर प्यार से रखते हैं। उनके लिए इतना ही काफी था कि उनकी जान से प्यारी प्रिंसेस उनके पास थी। अगर इत्ती को कुछ होता तो वो जी नहीं पाते और उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार में आकर इत्ती को लेकर बैठते हैं और उसको अपनी पास वाली सीट पर बैठते हैं तो इत्ती सी पर पसर कर लेट जाती है जैसे वो कोई आलसी बिल्ली हो।
भवानी सिंह जी प्यार से उसके पैरों को अपने पैरों पर रखते हैं और हल्के हाथ से सहलाने लगते हैं। वो भले की कितनी भी घमंडी, क्रूर राजा हो, लेकिन अपनी इस जिद्दी पोती के लिए वो अपने सारे घमंड को साइड रख देते हैं और उसकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जिद को पूरा करते हैं। इत्ती के ना मिलने से उनको अपने जान सूखती हुई सी महसूस हुई थी। कुछ देर में इत्ती सो जाती है तो भवानी सिंह जी उसको एक ब्लैंकर से कर देते हैं। आहार्य के चेहरे पर हवा का झोंका आकर पड़ता है और वो प्रेजेंट में वापस आता है और संकियों की तरह सामने पूरे चांद को देखकर कहता है, उस मुलाकात के बाद मैंने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं चाहता तो बहुत आसानी से तुम्हारा पता लगा लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इन 12 सालों में मैंने हमारी उस पहली मुलाकात की यादों को संभाल कर अपने दिलो दिमाग में रखा। मुझे पता था एक न एक दिन तुम मेरे सामने आओगी और आज 12 साल बाद फिर तुम मेरे सामने हो, मेरा सुकून, मेरा जुनून, मेरी होने वाली बीवी बनकर, और बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओगी। मुझे मेरी इन 12 सालों की तड़प का फल मिल गया है। अब तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता है। तेरे सिवा हो जाता है सब छू मंतर। मैं संवर जाऊंगा, तू मुझे छू अगर, बिखर ही जाऊंगा। तुझ में रम जाऊं मैं झूम झूम कर। तुझे पता मेरा दिल है महफूज घर। मैं कहना जो चाहूं महसूस कर। मैं तो चाहता हूं मेरा मिसयूज कर। कह दे कुछ यूं न तू कंफ्यूज कर। आहार्य अपनी ब्लैक शर्ट को निकालकर कार की बोनट पर रखता है। इसी के साथ उसके बैक पर बना पाइथन का टैटो जो चांद की रोशनी पड़ने पर चमक रहा था, जो उसको और खतरनाक बना रहा था। वो किसी बेहद क्रूर राजा की तरह लग रहा था। फिर वो कार के बोनट पर लेट जाता है। उसका एक हाथ उसके सर के पीछे था। काला आसमान, काले पहाड़ और उस डरावने माहौल में आहार्य अपनी ब्लैक कार की बोनट पर ओनली एक ब्लैक पैंट पहनकर लेटा हुआ था। रात में ठंडी हवा उसके खुले शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन आहार्य को न ठंड का एहसास था न कुछ। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक जुनून और किसी जंग को जीत जाने का सुकून था। इधर सिरोही भवानी सिंह जी का महल। भवानी सिंह जी और शिवराज सिंह जी अपने स्टडी में बैठे किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। तभी एक तेज आवाज के साथ स्टडी का गेट खुलता है और शिवाय अंदर आता है और भवानी सिंह जी के सामने खड़े होकर गुस्से में कहता है, आप अभी से मेरी बहन की शादी नहीं करा सकते हैं। वो अभी 19 साल की है और उस आहार्य सिंह राजपूत से तो बिल्कुल नहीं। आप भी जानते हैं कि वो कितना गुस्सैल और क्रूएल है और इतनी बेहद मासूम, उनका कोई मेल नहीं। उसकी बात सुनकर भवानी सिंह जी के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन शिवराज सिंह जी गुस्से से शिवाय से बोले, शिवाय यह क्या तरीका है अपने दादा सा से बात करने का। लेकिन भवानी सिंह जी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। फिर शिवाय को देखकर बोले कि इत्ती आपकी बहन से पहले हमारी पोती है और हमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि इत्ती के शादी जल्दी क्यों करनी है। इससे पहले वो लोग इत्ती तक पहुँचे, हमें इत्ती की शादी आहार्य से करनी होगी। आहार्य से अच्छा जीवन साथी इत्ती के लिए कोई नहीं है और हमने अपनी तजुर्बी आंखों से आहार्य की आंखों में इत्ती के लिए बेहद प्यार और जुनून देखा है। इन सब से बेखबर इत्ती अपने कमरे में अपने लार्ज साइज टेडी को हक करके सो रही थी। इन सब से बेखबर शिवाय और प्रेक्ति इत्ती के कमरे में हर रात की तरह जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर उसके रूम का डोर बंद करके चले जाते हैं। जयपुर। आहार्य की बॉडी पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। वो उठकर अपनी शर्ट पहनता है और अपनी ब्लैक कार में बैठकर तेज रफ्तार से गाड़ी स्टार्ट कर उस पहाड़ी से निकल जाता है। सिरोही। धूप के किरण बड़ी सी खिड़की से होती हुई इत्ती के ऊपर गिरती है। इत्ती, जिसका एक पैर अपने टेडी बियर के ऊपर था और उसका आधा ब्लैंकेट जमीन पर पड़ा था, वो अनमने ढंग से उठकर बैठ जाती है और आधा ब्लैंकेट भी नीचे फेंक देती है।
और जब उसकी नज़र अपने साइड टेबल पर रखी टेबल क्लॉक पर शो हो रहे डेट पर जाती है, वो एकदम से हड़बड़ी में उठकर बाथरूम में जाती है और जल्दी जल्दी ब्रश करके फॉर्मेलिटी के लिए नहाकर ट्रैक पैंट और कैजुअल टॉप पहनकर बाहर आती है। उसके बाल अभी भी गीले थे और बेढंग तरीके से उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। और इत्ती अपना मिनी लैपटॉप ओपन करके अपने स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देखने लगती है, क्योंकि आज उसका रिजल्ट आने वाला था। रोल नंबर रिक्वायरमेंट में जैसे ही रोल नंबर डालने वाली होती है, उसके हाथ रुक जाते हैं और वो अपने सर खुजाते हुए कहती, अरे यह मेरा रोल नंबर क्या है। फिर वो उस दिन को याद करती है जिस दिन उसका लास्ट पेपर था और अपने रूम में आकर उसने एक नज़र अपने एडमिट कार्ड को लापरवाही से देखकर एटीट्यूड से कहा, तुम में ऐसी कोई खास बात नहीं जो तुम इत्ती सिंह के पास रहो हो, और लापरवाही से उसको फेंक देती है और फिर अपना बाकी स्टफ बेड पर फेंक खुशी खुशी कूदते हुए बाथरूम में चली गई। मसलन आज वो बहुत खुश थी। यह याद आते ही इत्ती का मुंह रोने जैसा हो गया और उसने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, किसी ने सही कहा है, सबको अपने गुनाहों का फल भुगतना पड़ता है, जैसे मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। अब रिजल्ट कैसे देखूं? पक्का इस बार भी मैंने टॉप किया होगा, लेकिन एक बार देख लूं तो सही रहेगा। यह बोलकर वो हर जगह अपने एडमिट कार्ड को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। वो हांफते हुए खुद से कहती है, पक्का यह आज मुझसे उस दिन का बदला ले रहा है। फिर एक बार बेड के नीचे झुककर देखती है तो एडमिट कार्ड उसके बेड हेडरेस्ट के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। इतनी मुश्किल से उसे नीचे से निकालती है, फिर बेड के ऊपर आलती पालती पर कर बैठकर अपना रोल नंबर डालती है। कुछ देर लोड होने के बाद उसका रिजल्ट खुलता है। जैसे कि इत्ती ने उम्मीद की थी, उसने टॉप किया था, लेकिन नीचे से यह देखकर इत्ती कहती है, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, नीचे से मैं ही टॉप करूंगी। भला आज तक मेरा यह रिकॉर्ड कोई तोड़ पाया है। तभी उसके फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल आती है। वो खुशी के कॉल पिक करती है तो सामने से एक लड़की कहती है, मेरे 45%, और फिर दूसरी मेरे 48%, फिर तीसरी कहती है मेरे 65%। इतनी घमंड से कहती है, और मैंने टॉप किया है। इतना सुनते हैं उनमें से एक लड़की जो सोफा पर बैठी थी, वो धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर जाती है और दर्द से कराहती हुई कहती है, इत्ती क्या सच में तूने टॉप किया है? मैं यह तभी मानूंगी जब रात में सूरज और दिन में चांद निकलेगा। उसकी इस बात पर दोनों लड़कियां भी उसकी हाँ मैं हाँ मिलाती है। उनकी बातें सुनकर इत्ती कहती है, हाँ तो मैंने सच में टॉप किया है, पूरे 38% के साथ, रिवर्स डायरेक्शन में टॉप, यानी कि नीचे से। इत्ती की यह बात सुनकर तीनों एक साथ चिल्लाती है, इत्ती। इत्ती अपने फोन को कुछ पल अपने कान से हटाकर फिर वापस लगाती है और रूठी हुई आवाज में कहती है, क्या इट्टी टॉप तो टॉप होता है, नीचे से करो या ऊपर से, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो ऊपर होता है उसे सब इज्जत देते हैं और नीचे वालों का सब मजाक बनाते हैं। पता नहीं यह दुनिया ऊपर नीचे में भेदभाव करना कब बंद करेगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो वो तीनों भी संती हो जाते हैं और इत्ती की हाँ मैं हाँ मिलाते हैं। उनमें से द इमोशनल वन मिशी रोते हुए कहती है, हाँ यह दुनिया बहुत बुरी है। तभी रिद्धि कहती है, एक मिनट, इस चश्मिश मिहिका के 65%, जबकि हम चारों का बचपन से रिकॉर्ड है, हम चारों के कभी 50% से ऊपर नहीं आए। फिर गुस्से से, पापी, विश्वास घाटी, पाखंडी, तुम हमारी दोस्ती पर कलंक हो, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। भूल गई हमारा वो दोस्ती का नारा, मारेंगे तो साथ मारेंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। मिहिका रिद्धि को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ ज्ञानादेवी, यह मेरा नहीं, मेरे ब्रांड न्यू चश्मे का कमाल है। जब से यह मेरी नाक पर चढ़ा है ना, पता नहीं मुझे पढ़ाकू वाली फीलिंग आने लगी है। फिर उदास होकर, मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की, सब इसकी गलती है। इत्ती सबको शांत करते हुए, शांत त्रिदेवियों,
स्कूल में मिलते हैं। स्कूल से मेल आया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का और फिर एक्साइटेड होकर सब मिलकर पार्टी करेंगे पास होने की खुशी में और मेरे टॉप करने की। रिद्धि बोली पार्टी वो भी तू। राजकुमारी साहिबा आपके ओवर पोसीव घर वाले आपको जाने देंगे और जाने भी दिया तो काले कपड़े पहने मुश्तांडे भी हमारे साथ आएंगे। इत्ती एटीट्यूड से व्हेन इट्टी इज हियर देन व्हाई यू टेकिंग टेंशन डियर। मिलते हैं और बिना किसी की बात सुने कॉल काट देती है और अपने लैपटॉप को बंद करके वो कूदते हुए नीचे सीढ़ियों पर जाती है और अपने दादा सा जो कि सोफा पर बैठे थे उनकी पीठ से लटककर गुड मॉर्निंग दादा सा। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि उसके सभी घरवाले वही हाल में जमा थे और सब एक टक उसे ही देख रहे थे। एक पल के लिए इतनी हड़बड़ा जाती है, फिर खुद को संभाल स्माइल करते हुए कहती है, क्या बात है, आज पूरा राज परिवार राज दरबार में जमा है, कोई राज सभा का डिस्कशन हो रहा है क्या? फिर वही ग्लास टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट से एक एप्पल उठाकर उसका एक बाइट लेती है। शिवाय सीरियस वे में, आज आपका रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ उसका? यह सुनकर तो इत्ती के गले में सेब का टुकड़ा फंस जाता है और वो खांसने लगती है। प्रेक्ति जल्दी से इत्ती को पानी पिलाती है और पीठ सहलाती है। फिर शिवाय की डांटते हुए, शिवाय आप यह बात आराम से भी पूछ सकते थे। आपके एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई वकील है और इत्ती कोई मुजरिम। सभी घरवाले भी शिवाय को गुस्से से घूरने लगते हैं। यह देखकर शिवाय थोड़ा सकपका जाता है, फिर अपना गला साफ करके नॉर्मल वॉइस में, हाँ मतलब कि आज तो आपके रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना, और जहाँ तक हमें मालूम है आपने चेकआउट भी कर लिया होगा। उसकी बात सुनकर सब इत्ती की तरफ देखते हैं और उसके जवाब का वेट करने लगते हैं। इत्ती अजीब सी हंसी के साथ, हाँ हाँ आ गया रिजल्ट और पूरे 38% के साथ मैंने 12th पास कर ली। फिर उदास होते हुए, इस बार तो मैंने जी जान से मेहनत की थी और मुझे पूरा यकीन था मेरे 95% प्लस आएंगे, लेकिन यह सब टीचर्स की गलती है, उन्होंने जानबूझकर मेरे मार्क्स काट लिए, मुझसे चिढ़ती जो है ना वो लोग। यह सुनकर शिवाय इत्ती को डांटते हुए कहता है, इत्ती एक तो आपने मेहनत नहीं की और अब आप अपनी गलती दूसरों पर थोप रही है। शिवाय की यह नॉर्मल सी दान सुनकर इत्ती अपना चेहरा ऐसे बना लेती है जैसे वो अभी रो देगी। यह देखकर सब एक साथ कहते हैं, रोना नहीं। इत्ती इटू सा मुंह बनाकर अपने दादा सा के गले लगकर कहती है, दादा सा देखो ना भाई सा मुझे डांट रहे हैं, एक तो मैंने 12th पास कर ली फिर भी। भवानी सिंह जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, शिवाय यह क्या तरीका है हमारी राजकुमारी से बात करने का, आपने उन्हें दुखी कर दिया। सब उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर भवानी सिंह जी अपने बात बढ़ते हुए आगे कहते हैं, आप भूल गए लास्ट टाइम हमारी राजकुमारी के 37% आए थे और इस बार 38%, मतलब इस बार उन्होंने पहले से ज्यादा मेहनत की और कम से कम वो कुछ लोगों की तरफ फेल तो नहीं हुई, पास तो हुई है। सब घर वाले उनकी इस बात पर हाँ मैं सर हिलाते हैं जैसे वो भी इस बात पर सहमत हो। शिवाय अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। फिर इत्ती भवानी सिंह जी का हाथ अपने हाथ में लेकर उनकी चापलूसी करते हुए कहती है, दादा सा वो आज हमें स्कूल में डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने बुलाया है, फिर आगे अपने बातों में और चाशनी घोलकर, और फिर हम सबने मिलकर डिसाइड किया है कि हम सब अपने पास होने की खुशी में कैफे में पार्टी करेंगे। भवानी सिंह जी कुछ कहते इससे पहले शिवाय कहता है, कोई जरूरत नहीं कही जाने की, हम किसी से कहकर आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवा देंगे। उसकी बात सुनकर इत्ती तेज में आकर सोफे से खड़े होकर कहती है, हाँ हाँ अब आप लोग हमारी विश क्यों पूरी करेंगे, अब तो हमारी शादी होने वाली है, हम पराये हो गए हैं, अब हम आप लोगों की राजकुमारी कहाँ है। एक तो हमसे बिना पूछे हमारी शादी इतनी उम्र में फिक्स कर दी, फिर अब हमें शादी से पहले ही पराया कर दिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही दुनिया की रीत है, यही दस्तूर। और आंखों में नकली आंसू ले आती है।
जैसा कि ड्रामेबाज इत्ती से सोचा था उसकी बात का असर सब पर बराबर हुआ, यहाँ तक कि शिवाय पर भी। इत्ती तिरछी नजरों से सबके एक्सप्रेशन देखती है और मन ही मन डेविल स्माइल करती है और फिर कहती है हम जा रहे हैं अपने रूम में। जैसे ही वो जाने को होती है सब एक साथ बोलते हैं रुकिए। इत्ती तो मन ही मन डांस कर रही थी, जैसा उसने सोचा था वही हो रहा है। वह सैड एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ती है और उदासी से सर झुकाकर, और कोई आदेश है हमारे लिए? भवानी सिंह जी इत्ती के पास आकर कहते हैं यह कैसी बातें कर रही है आप प्रिंसेस, आप तो हम सबको आदेश देती है। फिर आगे अगर आपका इतना ही मन है तो आप जाइए और एंजॉय करिए। यह सुनकर इतनी खुशी से सच्ची दादा सा और उनको टाइटल हग कर लेती है और भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद भवानी सिंह जो अपने भरोसेमंद आदमी को बुलाते हैं और सीरियस होकर हमारी राजकुमारी की सेफ्टी में कोई कोताही न हो। वो आदमी अपना सर झुका कर कहता है जो हुक्म राजा सा। इतनी खुशी खुशी अपने रूम में जाकर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज करती है और फिर क्लोसेट में जाकर अपने कपड़े चेंज करती है। कुछ देर बाद वो एक आर्मी पैंट जो कि पीच कलर में थी और ऊपर एक वाइट क्रॉप टॉप जिससे उसकी हल्की हल्की कमर शो हो रही थी, ऊपर एक डस्टी पिंक डानिम जैकेट पहनकर बाहर आती है और अपने फुल साइज मिरर के आगे खड़ी होकर अपने लंबे वेवी हेयर्स की एक मैसी पोनी टेल बनाती है। उसके एक दो बैंग्स उसके माथे पर बिखर जाते हैं। उसका लुक्स बहुत ही कूल और कैफ्री लग रहा था, वो किसी कोरियन की तरह लग रही थी और अपना फोन लेकर रूम से बाहर निकल जाती है और हॉल में सबको बीवाई बोलकर बाहर कार में बैठकर ड्राइवर को स्कूल चलने का बोलती है। उससे कुछ दूरी पर 3 कार छुपकर उसकी प्रोटेक्शन के लिए चल रही थी जिसकी इत्ती को कोई खबर नहीं थी। दूसरी तरफ जयपुर आहार्य की कार एक गगनचुंबी इमारत के पास आकर रुकती है जिसके सबसे टॉप पर लिखा था एएसआर कॉर्पोरेशन, जो ब्लैक डायमंड से लिखा था और उसकी रोशनी और बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी थी कि जयपुर के हर घर की छत से देखी जा सकती थी। यह एएसआर कॉर्पोरेशन सिंबल दिन में तो ब्लैक कलर से शाइन होता था और रात में व्हाइट कलर में। आहार्य का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला था और उसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज थी, लाइक एंटरटेनमेंट कंपनी, रियल स्टेट और हर फील्ड में। आहार्य की कार के आगे और पीछे गार्ड्स से भरी पांच कार्स थी। सब गार्ड्स जल्दी से बाहर आकर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, उनके हाथों में गन्स थी और उसका असिस्टेंट नमन जल्दी से कार का गेट खोलता है। आहार्य अपनी कोट के बटन को बंद करते हुए बाहर निकलता है। उसके गार्ड्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उससे दूरी बनाकर उसको घेर लेते हैं। आहार्य स्ट्रेट फेस के साथ ऑफिस के अंदर जाता, उसके पीछे उसके गार्ड्स और असिस्टेंट थे। आहार्य को देखते ही ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और सब अपनी जगह पर खड़े होकर अपना सर झुका लेते हैं। आहार्य बिना किसी पर ध्यान दिया अपनी पर्सनल लिफ्ट में चला जाता है, साथ में उसके गार्ड्स और असिस्टेंट भी। उसकी लाइफ सीधे टॉप फ्लोर पर रुकती है जो कि पूरी खाली थी। आहार्य के गार्ड्स लाइन से उसके केबिन के बाहर अपनी राइफल लेकर सर झुकाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े हो जाते हैं। आहार्य अपने केबिन में जाता है और उसका असिस्टेंट भी। नमन आहार्य का शेड्यूल बताते हुए, बॉस आज आपकी मीटिंग मिस्टर देसाई के साथ है सिरोही में, अगर आप नहीं जाना चाहते तो। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता आहार्य उसको हाथ के इशारे से रोक देता है और विदाउट एनी एक्सप्रेशन कहता है हम जा रहे हैं। अब आगे आहार्य अपने कार में बैठकर सिरोही के लिए निकल जाता है और उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड से भरी कार्स उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। सिरोही इत्ती की कार उसके स्कूल के बाहर आकर रुकती है। इत्ती कार से उतरकर जैसे ही कार से बाहर निकली 3 लोगों ने आकर उसको टाइटल हग कर लिया। इत्ती ने भी उन्हें हग कर लिया, फिर चारों एक दूसरे को टाइट हग करके कूदने लगे। यह तीनों कोई और नहीं रिद्धि, मिशी और मिहिका थे और फिर एक साथ चारों स्कूल के अंदर गए।
और जैसे ही डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए काउंटर पर जाने वाले थे, तभी उन्हें पीछे से एक लड़की की आवाज आई, अरे देखो डफर्स ग्रुप। मतलब इनमें अभी भी शर्म बाकी है कि इतने कम मार्क्स स्कोर करने के बाद भी स्कूल में इतने कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं। चारों ने पीछे पलटकर देखा तो एक लड़की जिसने एक मिनी स्कर्ट और ऊपर क्रॉप टॉप पहन रखा था, वो लड़की निशा थी, इत्ती की सबसे बड़ी दुश्मन, जो कि अपनी दो चमचियों के साथ एरोगेंट वे में अपने हाथों को सीने में बांध कर खड़ी थी। उसको देखकर इत्ती का मुंह बन गया। इत्ती का मूड अच्छा था, इसलिए इत्ती उससे उलझना नहीं चाहती थी, तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगी। निशा ने देखा कि इत्ती इसे इग्नोर कर रही है, तो वो जल्दी इत्ती के सामने आकर उसका रास्ते रोक कर कहती है, अब यहाँ तक आ ही गई हो तो अब कैसा मुंह छुपाना। उसकी बात पर इत्ती एटीट्यूड से अपने हाथ अपने अपने चेस्ट पर फोल्ड करके कहती है, निशा लीव माई वे अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज विल नॉट गुड फॉर यू। निशा ढीठ की तरह वही खड़ी रहती है और इत्ती से मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा, एक्सीलेंट, इस बार भी तुमने टॉप किया, वो भी नीचे से, तुमने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। वेल तुम्हें मैं बता दूं, आई स्कोर्ड 89% मार्क्स। उसकी बात पर इत्ती उसे एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोलती है, चचा तुम्हारी दूसरों की जिंदगी में नाक घुसाने की आदत अभी भी नहीं गई, और रही बात 89% की तो बहुत अच्छे से रैटिफिकेशन किया तुमने, लेकिन अफसोस आईक्यू तो तुम्हारा अभी भी 0 है। और अपने साथ खड़ी रिद्धि को हंसते हुए हाय एफी देती है। निशा गुस्से से, इत्ती यू बिच। इतना सुनते ही इत्ती पास रखे डस्टबिन को उठाकर उसका सारा कचरा निशा के चेहरे पर फेंक देती है और फिर वहां से भागते हुए, अगर मैं बिच हूँ तो तुम पिगलेट हो, और हंसते हुए डस्टबिन वही फेंक कर भागने लगती है। निशा गुस्से से, इत्ती इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो भी इत्ती के पीछे भागने लगती है। उसकी दोनों चमचियों को रिद्धि, मिहिका और मीशी पकड़ लेते हैं। आलम यह था कि इत्ती आगे आगे और निशा कचरे से सनी उसके पीछे भाग रही थी। वो लोग कभी सीढ़ियों से होते हुए कैंटीन में जाते हैं तो कभी कैंटीन की एक टेबल से जंप करते हुए दूसरी टेबल पर। सारी क्लासेस से सब टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर दोनों को देखने लगे। शायद यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, उन्हें इसकी आदत थी। सब लड़कियां चेयर करने लगी, इत्ती इत्ती इत्ती। इत्ती ने भागते हुए ही सबको फ्लाइंग किस दी। प्रिंसिपल्स कैबिन। प्रिंसिपल सर केबिन में बैठे अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। उनके बिना स्कूल में यह कुछ घंटे उनको सदियों जैसे लगते थे। भले ही उनकी शादी को 30 साल हो गए थे, लेकिन उनका प्यार अभी भी न्यूली मैरिड कपल्स जैसा था। प्रिंसिपल सर ऑन कॉल, मेरी प्यारी लता, आज खाना मत बनना, आज तो मेरा तुम्हें खाने का मान है। लता शर्माते हुए, इस चाँप भी ना बूढ़े हो गए हैं, दादा बन गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बातें करते हैं। प्रिंसिपल सर एक्साइटेडली, अरे दिल से तो अभी भी हम जवान हैं। वो आगे कुछ बोलते कि उन्हें स्कूल में सबके शोर और तोड़ फोड़ की आवाज आती है। वो अपनी चेयर से ऑलमोस्ट गिर गए थे। वो जल्दी से फोन रखते हुए चिल्लाते हैं, इट्टी तुमने फिर मेरे रोमांस की बैंड बजा दी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और केबिन से बाहर जाते हैं। अब तक इत्ती वापस उसी जगह पर आ गई थी जहां वो पहले थे, और भागने लगती है। इस बार उसके पीछे उसकी टोली भी, यानी रिद्धि, मीशी और मिहिका भी भागते हैं। वो लोग जल्दी से स्कूल के बाहर जाकर इत्ती की कार के पास जाकर बैठ जाते हैं। रिद्धि भी जल्दी से ड्राइवर को ड्राइविंग सीट से निकालकर उसमें बैठ जाती है। अब तक प्रिंसिपल सर और निशा भी बाहर आ गए थे। इत्ती अपना सर बाहर निकाल कर कहती है, बाय सर, सॉरी आपसे मिल नहीं पाई। वो क्या है ना, कुछ लोगों ने फालतू टाइम पास कर दिया, बट मैं नेक्स्ट टाइम पक्का आपसे मिलने आऊंगी। और हंसते हुए अपना सर अंदर कर लेती है। रिद्धि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर देती है और उनकी कार वहां से निकल जाती है। निशा अपने पर पटकती रह जाती है।
प्रिंसिपल सर अपने मन में कहते हैं, तुम मुझसे न मिलने आओ वही बेहतर है। तुम स्कूल से चली गई, इससे अच्छी बात क्या होगी। इतने सालों से तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है। अब मेरे जानू और मेरे रोमांस में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और खुशी खुशी अपनी वाइफ को फोन लगाकर वापस अपने केबिन में चले जाते हैं। इधर बेचारे ड्राइवर तो अभी भी कंफ्यूज था, उसके साथ हुआ क्या। फिर जब उसे ध्यान आता है कि उसे कार से बाहर फेंक दिया गया तो वो पीछे से आवाज लगाता है, इत्ती बिटिया हमें तो अपने साथ लेती जाती। लेकिन अफसोस तब तक कार जा चुकी थी। इत्ती के कार को जाते देख जो गुराज इत्ती की प्रोटेक्शन के लिए थे वो भी इत्ती का पीछा करने लगते हैं। कार में इत्ती और उसके दोस्त अभी भी कुछ देर पहले के इंसिडेंट से हंस रहे थे। मीशी इत्ती से कहती है, यार लेकिन अगर तुम्हारे घर पर यह पता लग गया तो बहुत डांट पड़ेगी। तीनों एक साथ बोलते हैं, शट अप मिशी। फिर इत्ती लापरवाही से बोलती लती है, इत्ती की एक्टिंग स्किल्स किस दिन काम आएगी। मिहिका बात बदलते हुए कहती है, यार लेकिन हम पार्टी करने जा कहाँ रहे हैं। यह सुनकर वो तीनों भी जगह का सोचने लगते हैं। तभी रिद्धि कहती है, मैंने सुना है कि माउंट अबू के पास एक पैरागॉन नाम से बहुत ही लग्जूरियस मॉल खुला है और उसका ऑनर कोई बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है और उस मॉल का कैफे बहुत शानदार है। यार वही चलते हैं। सब उसकी बात सुनकर सहमत हो जाते हैं। आहार्य की कार का काफिला सिरोही में पैरागॉन मॉल के आगे आकर रुकती है। यह मॉल आहार्य का ही था। आहार्य का असिस्टेंट उसकी कार का डोर ओपन करता है तो आहार्य अपने ब्लैक शेड्स पहनकर एरोगेंट वे में कार से बाहर निकलता है और उसके गार्ड्स उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। आहार्य वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। सब लोगों का ध्यान रह रहकर उसी तरफ जा रहा था, लेकिन गार्ड्स ने उसे कवर कर रखा था तो कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। तभी इत्ती और उसके दोस्त भी वहां पहुंचते हैं और उनकी नजर भी उस वीवीआईपी पर्सन पर जाती है, लेकिन आहार्य गार्ड्स के बीच में था तो उनमें से कोई भी आहार्य को देख नहीं पाता और न ही आहार्य इत्ती को, क्योंकि वो आगे निकल चुका था। आहार्य वीआईपी सेक्शन में एक रूम में चला जाता है जहां उसकी मीटिंग होने वाली थी और इत्ती और उसके दोस्त कैफे में थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद रिद्धि सबको बोलती है, यार इस मॉल के टॉप फ्लोर पर न एक गजब का क्लब है। हम लोगों ने तो कभी क्लब की शक्ल भी नहीं देखी। चलो चलते हैं, आज मौका भी है, दस्तूर भी। उसकी बात पर इत्ती मना करते हुए कहती है, नहीं यार, मैंने नोवेल्स में पढ़ा है ऐसे क्लब में न लोग ड्रिंक्स स्पाइक कर देते हैं। अगर कोई ऐसा वैसा कांड हो गया तो। उसकी बात पर तीनों उसे घूरते हुए कहती है, तू और तेरी नोवेल्स। इत्ती उन तीनों को अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए कहती है, देखो तुम लोग मेरे दोस्त हो तो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेरी नोवेल कलेक्शन के बारे में नहीं, वरना मैं तुम लोग बात नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर तीनों एक साथ सर झुकाते हुए कहते हैं, माफी माफी राजकुमारी इत्ती जी, हम आपकी नोवेल कलेक्शन से भी माफी मांग लेंगे। इत्ती मुंह बनाकर बोलती है, चलो मैंने और मेरे नोवेल दोनों में तुम्हें माफ किया। फिर तीनों बहुत मुश्किल से इत्ती को इंसिस्ट करके उसको क्लब में चलने के लिए मना लेते हैं। इत्ती का भी मन था, लेकिन वो थोड़ा डर रही थी। पता नहीं क्यों जब से वो यहाँ आई थी उसको अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। वो लोग जैसे ही टेबल से उठते हैं उनकी नज़र एक जगह जाती है जहाँ कुछ सेम कपड़े पहने लोग बैठे उन्हीं को देख रहे थे। उनके कपड़े पर लगा लोगो देखकर चारों समझ जाते हैं कि यह इत्ती के घर के गार्ड्स है। वो लोग जल्दी से वापस बैठ जाते हैं और एक दूसरे को सेम एक्सप्रेशन से देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो अब क्या करें। तभी इत्ती रिद्धि के कान में कुछ कहती है और अपने से कुछ दूर पर बैठे कपल्स की तरफ इशारा करती है। रिद्धि एक्साइटेडली हाँ मैं सर हिलाती है और अपने बैग को अपने पेट में डाल लेती है, जैसे वो प्रेग्नेंट हो, और अपने सर पर दुपट्टा ओढ़कर फेस हल्का सा कवर कर लेती है। रिद्धि के सामने मिहिका बैठी थी तो गार्ड्स को बस मिहिका की पीठ दिख रही थी, रिद्धि नहीं, और उनको बस इत्ती से मतलब था तो उन्होंने बाकी पर ध्यान नहीं दिया।
और टेबल के नीचे से ही गार्ड्स के नजर से छुप कर उस कपल के टेबल के पास चुपके से और अपने फूले हुए पेट को पकड़कर हल्का सा दुपट्टे से चेहरे को एक साइड से छुपाकर खड़ी होती है। वो कपल एक दूसरे से लोवे डवी होकर बात कर रहे थे। लड़का बस लड़की को प्रपोज करने ही वाला था कि रिद्धि उस लड़के के पास जाकर उसके पैरों पर झुककर कहती है, स्वामी आप कहाँ चले गए थे, मुझे और अपने होने वाले बच्चे को छोड़कर। वो लड़का अचानक किसी के पर पकड़ने से चौंक जाता है, लेकिन रिद्धि की बात सुनकर तो उसको 550 वोल्ट का झटका लगता है। वो लड़की भी हक्की बक्की रह जाती है। लड़का जल्दी से रिद्धि से अपने पर छुड़वा कर कहता है, आप कौन है और यह क्या कह रही, और बच्चा किसका, बच्चा कौन सा बच्चा। रिद्धि ड्रामेटिक वे में कहती है, आपका और मेरा बच्चा जो अभी मेरे पेट में सांसें ले रहे हैं, और अपने पेट पर हाथ फेरती है। उनकी तेज आवाज को सुनकर सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है और सब उनकी बातें सुनने लगते हैं। गार्ड्स का भी ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। इत्ती, मिहिका और मिशी एक दूसरे को लाइट हाई एफी देते हैं और रिद्धि को थम्स अप का इशारा करती है। रिद्धि भी उनको चुपके थम्स अप करती है और अपने ड्रामा को कंटिन्यू करते हुए कहती है, आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं, क्या हुआ आपके उन वादे, उन कस्मों का। उस लड़के के साथ जो लड़की थी वो गुस्से में उस लड़के की बाह पकड़ते हुए कहती है, बेबी यह लड़की क्या कह रही है, यू चीटेड मी बेबी, हाउ शुड यू डू दिस टू मी बेबी। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों की मम्मा बनूंगी, तो तुम्हारा बेबी इसके पेट में क्या कर रहा है। वो लड़का जल्दी से खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, नो बेबी मैंने तुम्हें चीट नहीं किया और यह झूठ बोल रही है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। इतना सुनते ही वो लड़की रिद्धि को कहती है, सुना तुमने, मेरे बेबी ओनली मेरे है और यह बेबी भी मेरे बेबी का नहीं है। वो लड़का भी लड़की की मैं मिलाते हुए रिद्धि से कहता है, हाँ मैं ओनली अपने बेबी का हूँ और मेरी बेबी ओनली मेरी है, और बहन जी में तो आपको जानता भी नहीं। इतना सुनते ही रिद्धि और तेज तेज चिल्लाते हुए कहती है, अरे अरे सुना आप सबने, कैसे कैसे यह मुझे बहन जी के रहे हैं, जबकि मेरी कोख में इनका अंश पल रहा है। कुछ लोग उनकी टेबल के पास आकर रिद्धि की साइड लेते हैं। बहस बढ़ती जाती है। वो लड़की भी लड़के को थप्पड़ मार के कैफे से बाहर निकल जाती है। वो लड़का भी जाने वाला होता है कि इतने में कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं और इसी तरफ कैफे में हाहाकार मच जाता है और गार्ड्स का ध्यान भी कुछ पल के लिए इत्ती से हट जाता है। मौका पाकर तीनों वहां से बाहर चले जाते हैं और चुपके से कैफे का मैन स्विच ऑफ कर देते हैं। पूरे कैफे में अंधेरा छा जाता है। मौका पाकर रिद्धि भी जल्दी से उस लड़के का हाथ पकड़कर उसकी अंधेरे में बाहर ले आती है। कुछ देर में वो लोग फिर से स्विच ऑन कर देते हैं और सब देखते हैं लड़का लड़की दोनों गायब थे। सब फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं कि शायद यह कोई प्रैंक हो। इत्ती के गार्ड्स जैसे ही इत्ती की टेबल पर देखते हैं उनकी जान सूख जाती है और वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। एक गार्ड सबको कहता है, राजकुमारी इत्ती कहाँ गई, जल्दी उनको ढूंढो, उनको एक खरोच भी आई ना तो राजा सा हमारी खाल खींच लेंगे। सब गार्ड्स इत्ती को ढूंढने लगते हैं। इधर इत्ती और उसके दोस्त उन दोनों कपल्स का पैचअप कराकर उनसे सॉरी कहते हैं। चारों जल्दी से लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर जाते हैं और कुछ मिनटों बाद वो चारों क्लब के मैन डोर के सामने खड़े थे। चारों की आंखों में एक्साइटमेंट थी। वो लोग पहली बार किसी क्लब में आए थे। क्लब की कलरफुल लाइट, लाउड म्यूजिक में थिरकते लोग कुछ बार काउंटर पर ड्रिंक कर रहे थे। सब मस्ती में झूम रहे थे। वो चारों एक्साइटेडली क्लब के अंदर जाते हैं।